आप सभी का स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। और आज का आखिरी ट्रेडिंग सेशन, इनफैक्ट इस साल का आखिरी ट्रेडिंग सेशन। मैं हूं हर्षिता और मेरे साथ जुड़ रहे हैं वीरू, और कुछ ही मिनटों में हमारे साथ सीधे गिफ्ट सिटी से रूबरू होंगे अनुज भी। गिफ्ट निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर, गिफ्ट निफ्टी 50 पॉइंट नीचे। रोज सुबह आपकी शुरुआत होती है गिफ्ट निफ्टी के साथ। क्या है गिफ्ट निफ्टी? चलिए चला जाए सीधा गिफ्ट सिटी में। गांधीनगर की गिफ्ट सिटी से पहली बार कोई चैनल, जी हाँ, सीएनबीसी आवाज गांधीनगर में गिफ्ट सिटी से आपके लिए लेकर आ रहा है एक स्पेशल कवरेज। जुड़े रहिए मेरे साथ सीएनबीसी आवाज पर। तो दिन भर और खासतौर से हर सुबह गिफ्ट निफ्टी की हम बात करते हैं, गिफ्ट सिटी की खूब बातचीत होती है, और इस हफ्ते तो वैसे भी चर्चा में रही है गिफ्ट सिटी। अनुज आज वहीं पर पहुंचे, और जैसे हमने सुबह में वादा किया था कि अनुज वहीं से जुड़ेंगे। अनुज, बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहा है? खूबसूरत आई एम श्योर ये शहर बना है। हर्षिता, एक चीज बताऊं मैं आपको, मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी हमको एक स्टूडियो खोलना पड़ेगा यहाँ पर। कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। और ये एक वाकई में आई थिंक, चाहे आप इसको पीएम मोदी का विजन कहिए, चाहे आप इसको कुछ भी कहिए, लेकिन एक बहुत ही शानदार, एक पहले ये विलेज हुआ करता था जिसको अब एक वर्ल्ड क्लास सिटी में कन्वर्ट किया जा रहा है। और एक चीज़, आप कभी भी अगर न्यूयॉर्क, लंदन, इनकी अगर कभी भी डॉक्यूमेंट्रीज देखेंगे ना, तो वो दिखाते हैं किस तरीके से वहाँ पर काम चल रहा होता है। मैं पूरा का पूरा वो देख रहा हूँ यहाँ पर। अभी यहाँ पर 4-5 बिल्डिंग्स ही हैं, लेकिन 2-3 साल के बाद यहाँ पर नज़ारा ऐसा होगा कि ये सिटी मैच करेगी सिंगापुर, हांगकांग, लंदन, न्यूयॉर्क, इन सब सिटीज़ को अच्छे से मैच करेगी ये। और यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ मैं, देखिए मैं एकदम पीक गर्मी में खड़ा हूँ इस समय। मुझे हल्का सा भी पसीना नहीं आ रहा है वैसे, क्योंकि यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है और एकदम रिवर फ्रंट के पास हैं हम, तो एक अच्छी खासी ब्रीज भी है। और सुबह तो बहुत अच्छा टेम्परेचर था। इवन इस समय भी मुझे बिल्कुल मतलब धूप में हल्का सा भी खराब नहीं लग रहा है। और ऑब्वियसली यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो भी काफ़ी बेटर है। नॉर्थ से तो खैर काफ़ी बेटर है, लेकिन आजकल जो मुंबई के हालात हैं वो मुंबई से भी बेटर है आज की डेट में यहाँ पर। और बहुत कुछ एलिमेंट्स आपको हम दिखाएंगे, लेकिन बिल्कुल शानदार लग रहा है। बीरू, कुछ कह रहे हैं आप? बिल्कुल अनुज, धरातल पे अगर आप देखें, आपने बताया कि वहाँ पे सूरत हाल क्या है। एक अच्छी सिटी, जैसे मतलब जब कह रहे हैं ना कि एक स्टूडियो वहाँ खोलना चाहिए, फाइनेंस प्लस टेक्नोलॉजी, इसका कितना स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन वहाँ आपने देखा। वो उसका उदाहरण क्या था वहाँ पे? गिफ्ट सिटी को तो हम देखते ही हैं, बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो कैसा था वहाँ पे? देखिए वीरू, यहाँ पर IBM का भी ऑफिस है, यहाँ पर आपके सारे के सारी बड़ी ब्रोकरेज का भी ऑफिस है, यहाँ बैंक ऑफ अमेरिका का भी ऑफिस है। तो ये फिनेंस प्लस IT का एकदम बेहतर कॉम्बिनेशन। और वीरू एक और चीज़ बता दूं मैं आपको, यहाँ पर पिछले 4 दिनों में वीरू 500 करोड़ की डील हुई है प्रॉपर्टी मार्केट में। आपको पता है उसका ट्रिगर क्या रहा है 500 करोड़ की डील होने का 4 दिन में? मैं समझ गया। एक न्यूज़ आई थी, याद होगी आपको। मैं समझ गया। हाँ, तो वो जो एक इकलौता वरी थी ना मार्केट के लिए कि ये क्या ट्रूली इंटरनेशनल सिटी बन पाएगा, क्योंकि अगर अल्कोहल अलाउड नहीं होगा तो क्या एक ट्रूली इंटरनेशनल सिटी बन पाएगा। अब क्योंकि अल्कोहल को यहाँ पर एक स्पेशल परमिशन दे दी गई है। मैं ये नंबर अपने आप से नहीं बता रहा हूँ, ये नंबर मुझे यहाँ पर खुद गिफ्ट सिटी के हेड ने बताया है कि पिछले 4 दिनों में यहाँ 500 करोड़ की डील हुई है। और पिछले 1 हफ्ते में यहाँ प्रॉपर्टी के रेट्स अपने आप 20 से 30% ऊपर आ गए हैं। क्योंकि अब एक चीज़ क्लियर हो गई है कि ये आगे जाके बहुत बड़ी हमारी ये आगे जाके मुंबई को टक्कर देगा एज अ फाइनेंशियल हब ऑफ द कंट्री, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। अनुज, जिस तरह की डील्स साइन हो रही हैं, इसमें कितने विदेशी ऑफिसेस का पार्टिसिपेशन है? जैसे आप कह रहे थे एक विदेशी बैंक वहां पर है, लेकिन कितना फॉरेन इन्वेस्टर्स की तरफ से इंटरेस्ट आया? क्योंकि कोशिश यही थी कि जो सिंगापुर ने किया है वो गिफ्ट सिटी इनफैक्ट गांधीनगर में खड़ा किया जाए। बिल्कुल, देखिए हर्षिता, इसमें एक चीज़ है कि गिफ्ट सिटी में जितने भी लिस्टेड स्टॉक्स होंगे उनमें अगर इंडियंस को पार्टिसिपेट करना तो LRS रूट लेना होगा। और जहां तक बात फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की है, वो तो आप LRS के थ्रू कर नहीं सकते, वो सिर्फ फॉरेनर्स के लिए। तो यहाँ पर ऑब्वियसली काफ़ी फॉरेन ब्रोकर्स आएंगे यहाँ पर, और काफ़ी लोगों से बात चल रही है। इनफैक्ट यहाँ पर काफ़ी डिपॉजिटरी रिसीट्स भी लिस्ट हो रहे हैं NYSE के, NASDAQ के,
काफ़ी स्टॉक्स वगैरह भी लिस्ट होंगे यहाँ पर। और धीरे धीरे देखिए हर्षदा, ये तो मैं कह रहा हूँ कि एक शुरुआत है, अगले 5 से 10 साल में ना पूरा नज़ारा बदल जाएगा। और ये मुझे उसकी शुरुआत दिख रही है यहाँ पर। यहाँ पर ऑलरेडी जो वॉल्यूम्स हैं फ्यूचर्स में हर्षदा, गिफ्ट सिटी में, वो ऑलरेडी एनएससी से ज़्यादा होते हैं फ्यूचर्स में। ऑप्शंस में ऑब्वियसली अभी भी एनएससी में ज़्यादा होते हैं, लेकिन फ्यूचर्स का वॉल्यूम ऑलरेडी ये क्रॉस कर चुका है। इनफैक्ट मैंने ना आज सुबह करीब 12:30 बजे एक छोटा सा एक पीस रिकॉर्ड किया था उनके वो कंट्रोल रूम से। अगर वो है तो एक बार वो चला दीजिए, फिर मैं आता हूँ आपके पास। देखिए ये है गिफ्ट सिटी का स्नॉक रूम। यहाँ पर पूरा कुछ मॉनिटर किया जा रहा है और इस समय करीब 12:30 बजे आप वॉल्यूम देखिए, करीब $500 मिलियन के वॉल्यूम हो चुके हैं। ध्यान रखिए ये फर्स्ट डे है सीरीज का और एक्सपायरी के करीब तो ये वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा पिकअप हो जाते हैं। और टोटल ट्रेड्स 10,000 हो चुकी हैं और टोटल ट्रेडेड वैल्यू मंथ टिल डेट अभी तक करीब $36,500 मिलियन डॉलर का यहाँ पर ऑलरेडी हो चुका है। और ये जो बीच में आप फ्लैट लाइन देख रहे हैं, ये क्योंकि इस समय पर गिफ्ट निफ्टी बंद होता है और उसके बाद 6:15 बजे वापस खुलता है और फिर इस तरीके के वॉल्यूम्स होते हैं। और ऑब्वियसली यहाँ पर उसके बाद इंडियन मार्केट ओपनिंग, उसके बाद फिर यहाँ पर वॉल्यूम्स पिकअप होते हुए। उसके अलावा ये वेबसाइट पर भी आप देख सकते हैं पूरी की पूरी डिटेल्स। गिफ्ट NSE IX की जो वेबसाइट है जहाँ पर आप गिफ्ट निफ्टी के फ्यूचर्स देख सकते हैं। ये साइबर थ्रेट को मॉनिटर करने के लिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इसको। और ऑब्वियसली यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका चहेता बिजनेस चैनल, इंडिया का नंबर 1 बिजनेस चैनल CNBC आवाज। तो आई एम श्योर अनुज कुछ और हाइलाइट्स हमें बताने वाले हैं कि गिफ्ट निफ्टी में एक्चुअली कारोबार कैसे होता है, किस प्रकार की यहाँ पर टेक्नोलॉजी सेटअप की गई है। आई एम श्योर इट्स एन एक्सपीरियंस ऑफ अ लाइफ टाइम अनुज, क्योंकि मार्केट्स हम सालों से ट्रैक करते आए हैं, लेकिन ये एक नई चीज है जहां पर इंटरनेशनल निवेशकों के पार्टिसिपेशन को और बढ़ावा देने की कोशिश है। एक और बड़ा फाइनेंशियल हब भारत में खड़ा किया जा रहा है। आई एम श्योर वो एक्सपीरियंस काफी यूनिक था आपके लिए। बहुत यूनिक है हर्षदा, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ गिफ्ट सिटी का और तपन जी का और बाला सर का, आशीष सर का, जो एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर CNBC आवाज़ को प्रोवाइड की गई टू बी द फर्स्ट चैनल जो यहाँ से आपको सब चीज़ें रिकॉर्ड करके भेज रहा है और लाइव भी कर रहे हैं हम यहाँ से अपडेट। और दिन भी काफ़ी अच्छा था, हमारी TRP भी आई, फिर से हम इस बार नंबर 1। तो मतलब आज तो सारी चीज़ें अच्छी लग रही हैं मुझे हर्षदा, सिर्फ एक मार्केट को छोड़ दें तो वरना अदरवाइज आज बाकी सब कुछ ठीक है। वैसे 2023 के लिए बुरा दिन नहीं है, हम साल बंद कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन एक हाई पॉइंट पर जरूर खत्म कर रहे हैं और शायद वही मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। अनुज, जिसका इशारा आपने इनफैक्ट सुबह की चर्चा में भी किया था कि भले ही आप बाजार में नई तेजी ना करें, लेकिन कुछ कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। ठीक 21,700 के आसपास इस समय निफ्टी ट्रेड कर रहा है और निफ्टी बैंक का भी हाल मैं आपको बता दूं, धीरे धीरे करके 48,300 से 200 आए, 200 से अब 100 की तरफ फिसलता हुआ 350 पॉइंट नीचे। तो ये जो सिचुएशन है, ये क्या फिर मौका दे रही है निवेशकों को शायद अगले हफ्ते सोमवार को जब हम लौट कर आएंगे तब पोजीशन लेने की? हर्षदा बिल्कुल, देखिए मैं फिर बोल रहा हूँ, आज आप कोई ट्रेड ना लें क्योंकि नया साल शुरू होगा, उसके बाद एक ट्रेड लेंगे। और आज सुबह मैंने एक चीज़ कही थी और इसमें कोई बुराई नहीं है, आज सुबह मार्केट के फ्लैट खुलने के इंडिकेशन थे, लेकिन मेरा व्यू बहुत क्लियर था कि आज मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग का मुझे एक डर लग रहा है। और खासतौर से बैंक निफ्टी पर तो वो डर क्लियरली विजिबल था, क्योंकि बैंक निफ्टी में इवन कल भी वो जो क्लोज थी वो इतनी शानदार नहीं रही थी। और प्लस आज थोड़ा सा एक लग रहा था मूड माहौल देखकर, जिस तरीके से 2-3 बैंकों ने डिपॉजिट रेट्स बढ़ाए थे कि शायद बैंकों पर थोड़ा प्रेशर आ सकता है। इसके लिए मैं अब ये कहूँगा कि देखिए वो जो हमारी बात थी निफ्टी पर 22,000, 21,800 इज एज गुड एज 22,000। अगर आप 19,000 से लॉन्ग है तो वो टारगेट्स तो ऑलमोस्ट आ गए। अब एक बार के लिए अगर आप प्रॉफिट बुक करके साइड में हटना चाहें और एक फ्रेश एंट्री खोजना चाहें, अब फ्रेश एंट्री के लिए भी जो मैंने लेवल्स बताए थे उसमें एक चीज़ मैं कहूँगा कि स्टेबल होने दें मार्केट को। मेरे ख्याल से आज हो सकता है कि आखिरी के 1 घंटे में कोई मूव आ जाए, लेकिन वो गैम्बल होगा, कोई भी मूव आ जाए आखिरी के 1 घंटे में, मैं उसमें पढ़ना नहीं चाहता। और वैसे भी मैं ज़्यादा मार्केट ट्रैक नहीं कर रहा हूँ तो मैं ज़्यादा कह भी नहीं पाऊंगा। लेकिन मैं साफ हूँ इस चीज़ को लेकर कि मार्केट का टेक्सचर अभी भी बाय ऑन डिप्स का ही है, ट्रेंड अभी भी बदला नहीं है। लेकिन अभी गिरावट है वो 100 पॉइंट पर रुकेगी, 200 पॉइंट पर रुकेगी, 300 पॉइंट पर रुकेगी निफ्टी की, ये हमको देखना पड़ेगा। और ये हम मेरे ख्याल से एक मंडे को फ्रेश व्यू लेंगे हर्षदा, और उसके बाद फिर एक ट्रेड लेंगे। अभी के लिए मुझे लग रहा है कि आपने अच्छा खासा पैसा बनाया है, ईयर एंड है, एंजॉय करिए, वैसे ही वीकेंड है, नए साल की शुरुआत भी करनी है, बहुत खर्चा भी होगा पार्टी में,
वो एंजॉय करिए और 1 तारीख को हम फिर जुड़ेंगे फिर। आपने पार्टी का जिक्र किया, तो अब पार्टी का मौका गिफ्ट निफ्टी में आपको मिल रहा है, वहीं पर रहेंगे या फिर वापस आ रहे हैं मुंबई? नहीं, मैं तो वापस आ रहा हूँ, लेकिन आज पूरा दिन मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन उसके बाद मैं वापस आ रहा हूँ। ओके, we'll see you on Monday, Anuj, and have a happy new year, have a good one. चलिए बाजार पर वापस लौटते हैं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। बाजार पर वापस लौटते हैं और Happy New Year, Anuj. मोमेंटम तो है, लेकिन आज मोमेंटम थोड़ा सा रिवर्स गियर में जा रहा है। 350 पॉइंट का नुकसान, उससे ज्यादा का नुकसान इस समय निफ्टी बैंक आपको दिखाता हुआ। लेकिन मिड कैप्स ने शायद इस साल ठान ली थी कि हम आउट परफॉर्म करेंगे। रिटर्न्स के मायने में निफ्टी के मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स ने दरअसल आउट परफॉर्मेंस पूरे साल दिखाई है, और आज कारोबारी साल के इस साल के आखिरी कारोबारी सत्र में वो आउट परफॉर्मेंस जारी है, जहां पर निफ्टी बैंक नेगेटिव टेरिटरी में है। मिड कैप इंडेक्स अब 200 पॉइंट ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। फटाफट से आपके लिए मैं कुछ ट्रेंडिंग काउंटर स्क्रीन पर लेकर आती हूं। आज दरअसल टाटा ग्रुप कंपनियों का दिन है। टाटा कंज्यूमर 3.5% के गेंस पर, टाटा मोटर्स 3.5% के गेंस पर, 1.5% की तेजी टाटा स्टील में, और बजाज फाइनेंस भी है जो दरअसल पार्टिसिपेट कर रहा है बढ़त में ही। वोडाफोन इंडस टावर, इस पर आगे हम बातचीत करेंगे क्योंकि धमाकेदार मूव्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ ब्लॉक डील का फायदा और कुछ उम्मीद पर ये स्टॉक्स चल रहे हैं। जीएमआर एयरपोर्ट, ऑफ कोर्स क्रिसमस के बाद ये न्यू ईयर वाला वीकेंड, आई एम श्योर वो फुटफॉल्स एयरपोर्ट्स पर बढ़ेंगे, उसका फायदा जीएमआर एयरपोर्ट को मिलेगा। 6% भागा ये शेयर, और क्रॉम्पटन भी है जहां पर करीब 5% तक के गेंस देखने को मिले हैं। बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी, सुबह मार्केट खुलने से पहले हमने आपको कहा था ये आज का बड़ा ट्रेड रहेगा मंदी की तरफ, और वो स्टॉक्स देखिए 3 से 4.5% के नुकसान पर कर रहे हैं कारोबार, और आज ओएनजीसी भी दबाव में है। साथ ही देखिएगा एसबीआई, सिप्ला जैसे कुछ काउंटर्स लड़खड़ाते हुए, तो निफ्टी बैंक में जो कमजोरी, उसमें एसबीआई जैसे ट्रेड्स में मुनाफा वसूली का बड़ा हाथ है। चंबल और इंडिया मार्ट दूसरे स्टॉक्स है जहां पर हमने देखा है सुबह से ही सेल साइड की पोजीशंस बनती हुई दिखाई दी हैं। ये है बाजार की चाल या फिर अब तक की पूरी डिटेल स्थिति। वीरू जैम, चलिए अब एक काम करते हैं, आज तक 2 स्टॉक्स में मार्क कर देता हूँ जहाँ पे स्ट्रेंथ है, और साथ ही साथ शायद जहाँ पर हमें थोड़ा सा आई थिंक शॉर्ट ट्रेड के मौके भी मिलेंगे, मतलब वीकनेस प्ले करने का मौका मिलेगा। स्ट्रेंथ के लिहाज से एक बार फिर से मैं जिक्र करना चाहूँगा एक्साइड का। कल चर्चा हुई थी इसी कार्यक्रम में, स्ट्रॉन्ग मूव, ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री एक्साइड की। सुबह हॉट स्टॉक्स में जिक्र किया गया था इसका, और कल क्लोजिंग में बात हुई थी मानस के साथ। एक तो इस पर नजर रखिएगा, द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सीरीज के जनवरी सीरीज के पहले दिन इस स्टॉक ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के बीच में विद स्ट्रॉन्ग ओआई एडिशन आज अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट किया। हालांकि इंटरडे हाई से थोड़ा सा रिट्रेस हुआ है, बट फिर भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोज की तरफ बढ़ता हुआ। आईआरसीटीसी में 2-3 दिन की सुस्ती के बाद एक बार फिर से मोमेंटम, एक टिपिकल फ्लैग का ब्रेकआउट, और याद रखिएगा इस वक्त ये अपना जनवरी 2022 का जो हाईएस्ट क्लस्टर, जो नॉर्मल ट्रेडिंग रेंज था, उसके हाईएस्ट क्लस्टर पे आके ट्रेड करता हुआ। इससे दरअसल ऊपर की जो रेंज थे करीब 910 से 922 की, उसमें वाइल्ड 2 कैंडल्स हैं जिनका हाई करीब 1310 के आसपास है, बट वो एक्चुअल में एक ट्रेड रेंज नहीं थी। अभी ये ट्रेड रेंज के अपने हायर एज में है, तो बहुत शानदार सेटअप यहाँ पे आईआरसीटीसी का। एक लूंगा मैं आरबीएल बैंक, ये भी अपने लगभग आप समझ लीजिएगा कि अप्रैल 2020 के बाद के जितने भी स्विंग हाई थे उनको बाइसेक्ट करने के बहुत नजदीक खड़ा है एट डे हाई आरबीएल बैंक। और एक बार फिर से मैं यहाँ पे एक स्टॉक रिपीट करूंगा, दैट्स दीपक नाइट्रेट केमिकल बास्केट में 2496 पे, ये लगभग इस वक्त जनवरी 2022 के बाद की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में हटता। तो ये 4 स्टॉक्स जिन पर मेरी नजर रहेंगी। बहरहाल चलिए अब एक काम करते हैं, कुछ ट्रेड्स पिक कर लेते हैं आज के मेहमानों से, और एग्जैक्टली किन किन ट्रेड्स पे हम फोकस करना चाहिए। प्रकाश का बस ऐसे शुरुआत करते हैं। प्रकाश सर, गुड आफ्टरनून, क्या पिक करेंगे आप सर पहला ट्रेड? आई थिंक फ्लाइंग स्टॉक वो है इंडिगो, लेना चाहिए। इंडिगो अच्छा लग रहा है, सेटअप के हिसाब से ठीक ही नजर आ रहा है। 2959 पर ट्रेड कर रहा है इंडिगो, पॉसिबल है कि 3000 की तरफ जा सकता है। स्टॉक होगा करीब 2940 का इंडिगो। 3000 की तरफ बढ़ता हुआ ये काउंटर, यहाँ पर एक मौका अच्छी तेजी का बन रहा है। आई थिंक सुबह में भी किसी ने इंटरग्लोब एविएशन मेंशन किया था, रिमेंबर इस पर बातचीत हो रही थी। प्रशांत सावंत का वो पिक था। मानस, गुड आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून हर्षिता जी। तो देखिए क्रॉम्पटन में खरीदारी करेंगे, क्लियर कट ब्रेकआउट है, हाई टॉप साइड बॉटम बन रहे थे, फाइनली 305 का एक अहम रेजिस्टेंस स्टॉक ने ब्रीच किया है। तो क्रॉम्पटन में करंट लेवल्स पे खरीदारी करके चलनी है। स्टॉप लॉसेस 306 के रहेंगे और 325 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं। ये दोनों कैश लेवल्स हैं। 320 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, 11 रुपए 60 पैसे पे ट्रेड कर रहा है।
वहां पर 8 रुपए के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं और 19 रुपए की टारगेट सेट कर सकते हैं। ओके, तो 320 का कॉल लेने की सलाह यहाँ पर आपको दी जा रही। क्रॉम्पटन कंज्यूमर आपने नोटिस किया होगा, इसका हम जिक्र कर रहे थे टॉप ट्रेंडिंग काउंटर्स में भी। कविता जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या है? वेरी गुड आफ्टरनून हर्षदा जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेल, मेरा ट्रेड मेटल्स में से है, दैट इज सेल पर एक अच्छे पोजिशनल सेटअप बनते हुए दिख रहे हैं। सो 124 के लेवल्स पर है, ऊपर के लेवल से कुछ मुनाफा वसूली भी हुई है। सो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल बनता हुआ दिखता है। 121 के एक स्टॉप लॉस के साथ सेल पर एक पोजीशन ली जा सकती है 128, 132 के प्राइस टारगेट के लिए। ओके, सेल मेटल्स में अभी भी आप कैपिटलाइज करेंगी और आज भी ये स्टॉक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के बीच में डे हाई की ट्रिजेक्टरी में ट्रेड करता हुआ। अमित, गुड आफ्टरनून, आज आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी, गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून हर्षिता मैम एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। वीरेन जी, मैं अशोक लीलैंड के साथ जाना चाहूंगा। कई दिनों के बाद स्टॉक में अशोक लीलैंड में अंडर परफॉर्मेंस देखने खत्म हो रहा है। स्टॉक में काफी शानदार एक रिकवरी दी है। आज के सत्र में वॉल्यूम भी काफी अच्छा और काफी अपने की मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसका एक स्मॉल हर्डल डेफिनेटली 185 पे है, लेकिन स्टॉक में अच्छा खासा मोमेंटम लग रहा है। 181 का करंटली प्राइस है, 178 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स रहेंगे लगभग 187 रुपीज के। ओके, अशोक लीलैंड आज सुबह से ही ऑटो स्टॉक्स में एक स्ट्रॉन्ग मूव है। बाकी इसकी पूरी लीडरशिप आज थी एक स्टॉक के हाथ में और वो है टाटा मोटर्स ऑल टाइम हाई पर। अशोक लीलैंड 181 एक बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक, अपने एक मेरे ख्याल से 3 क्रिटिकल एवरेज से पिछले 3 सेशन में पुल बैक आया है। इसका पुल बैक आया था 21 दिसंबर को फ्रॉम 200 EMA 168 और आज सारे एवरेजेस के ऊपर। अब बात करते हैं कुछ फंडामेंटल नोट पे। अग्रवाल साहब हमारे साथ हैं। राजेश जी प्रणाम, कार्यक्रम में स्वागत है। साल की आखिरी इस क्लोजिंग शो में कमाई के अड्डे में आपका स्वागत है। बताइए आप क्या बाय करेंगे, स्पेशली क्योंकि आपसे मैं कोई BTST या फिर एक बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेड नहीं ले सकता, लेकिन अगले वीक के पर्सपेक्टिव से आप क्या बाय करेंगे? गुड आफ्टरनून हर्षिता जी, वीरेंद्र जी, बाकी पैनल में जो मित्रगण है सबको नमस्कार। सही कहा आपने, साल की आखिरी ट्रेडिंग सेशन में आपने बुलाया, उसके लिए धन्यवाद। वाकई ये साल बहुत अच्छा गुजरा शेयर बाजार के नजरिए से अगर देखा जाए तो। जितनी भी दिक्कतें हो सकती थी इस साल हुई, फिर वो कोविड हो, कोरोना हो, करेंसी की दिक्कत हो, रशिया की लड़ाई हो, हमास की लड़ाई हो, इंटरेस्ट रेट हो, सारी दिक्कतें थी। उसके बाद भी 22,000 के निफ्टी हम लगभग 22,000 छू चुके थे, 72,000 सेंसेक्स हो चुके थे। आने वाले दिनों में ये उम्मीद है कि ब्याज दरों में कटौती होगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा, सरकार स्टेबिलिटी वाली सरकार नजर आ रही है। तो इन सब चीजों के मद्देनजर हम ये समझते हैं कि अगला साल भी निवेशकों के लिए एक शानदार साबित होगा। और जहां तक इस वक्त की पिक की या अगले हफ्ते की पिक की बात की जाए तो मैं IRCTC के साथ जाना चाहूंगा। अगर आप देखें तो इनके चारों डिवीजन, फिर वो टिकट, केटरिंग, रेल, नीर या टूरिज्म के, वो चारों बहुत शानदार तरीके से चल रहे हैं। FY23 में जो रेवेन्यू आए थे अपने ऑल टाइम हाइस पे थे। तेजस और वंदे भारत के वजह से इनकी अच्छी बेनिफिट हो रही है। दूसरे रिसीवेबल डेज में डिक्लाइन हो रही है। रेल नीर जो इस वक्त 15 लाख लीटर डेली का है, उसमें एक्सपेंशन कर रहे हैं 18.5 लाख लीटर तक का। और अगर आप देखो तो टिकटिंग में, पानी में, रेल नीर में इनकी मोनोपोली बिजनेस है। टूरिज्म पैकेज बहुत पॉजिटिव तरीके से लिया गया है। जोमेटो के साथ टाई अप कह लीजिए, फॉर कुछ बुकिंग की बात कर लीजिए, वो सारी चीजें पॉजिटिव है। ये रेलवे से बाहर जाके केटरिंग करने की बातें कर रहे हैं, डेट फ्री बैलेंस शीट है, सारी चीजें ऐसी है। और सबसे बड़ी बात कि रेलवे के सारे स्टॉक ने जबरदस्त बढ़त दिखाई है, यहाँ पे अभी वो बाकी है। मैं समझता हूँ यहाँ पे बिल्कुल न केवल अगले हफ्ते के लिए बल्कि पूरे FY24 के लिए इस स्टॉक में एक लंबी अवधि का निवेश करना चाहिए। मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि अच्छे रिटर्न दे। IRCTC कुछ प्लान है क्या टिकट बुक कराकर कहीं जाने का? जैसे गावा साहब आज कह रहे थे मैं तो जा रहा हूं, आपको आना है तो आइए, पर अनफॉर्चुनेटली वो स्टॉक की बात कर रहे थे। आपका कुछ ऐसा प्लान बना? जी नहीं, इस वीकेंड तो नहीं है। आइंदा मेरे ख्याल से मार्च में शायद कुछ प्रोग्राम बन सकता है। तैयारी वैसे सब लोग कर रहे हैं और वो लिस्ट इनफैक्ट 2 हफ्ते पहले आ गई थी कि अगले साल यानी कि 2024 में कितनी छुट्टियां हैं और कितनी मार्केट हॉलिडेज हैं और कितनी लॉन्ग वीकेंड्स आई हैं।
तो उस पर सभी की नजरें रहेंगी और प्लान बनना शुरू होगा। चलिए एक दो और ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। आप सुबह में हम बात कर रहे थे टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की, अब वो ड्यू डेट आ गई है 1 जनवरी यानी कि सोमवार से टाटा कॉफी इफेक्टिव होगा मर्ज्ड एंटिटी के तौर पर टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में। वो रिकॉर्ड डेट के भी डिटेल्स आगे आपके साथ शेयर कर देंगे। लेकिन राजेश जी, जिस तरह का मूव स्टॉक में देखने को मिला है, जिस तरह के मार्केट कैप पर अब ये कंपनी आ चुकी है और जिस तरह का मार्केट ये आगे एड्रेस करेगी, बताइए। आज तो 1080 का लेवल पार हुआ है, आगे क्या लेवल्स देखते हैं आप? कितना लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव तेजी की तरफ है? देखिए, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आज के जो लेवल्स हैं वो इनके लाइफ टाइम हाई के लेवल्स हैं। कहना ना होगा कि कंपनी अपने जो क्षेत्र में है सबसे लीडर कंपनी कही जा सकती है, फिर वो चाय की हो, अब कॉफी भी मर्ज हो जा रही है। स्टारबक्स बहुत अच्छा चल रहा है, इनके जो मिनरल वाटर वाले प्लांट्स हैं वो अच्छे चल रहे हैं और प्रोडक्ट बहुत अच्छे चल रहे हैं। इस मर्जर और कई छोटी छोटी कंपनियों के मर्जर के बाद एक बड़ी एंटिटी उभर कर आएगी और जिस तरीके से एफएमसीजी में अपनी बढ़त बना रहे हैं, मुझे लगता है कि आने वाले साल में डिप स्पेस में खरीदारी करनी चाहिए और कम से कम 1250 के टारगेट रखनी चाहिए। 1250 के टारगेट्स आप कह रहे हैं, बड़ा मोमेंटम देखने को मिला है। एक साल में देखिए 40% तक रिटर्न्स कमाता हुआ ये काउंटर। कविता जी, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट चार्ट्स पर अगला पड़ाव क्या दिख रहा है? तो ब्लू स्काई टेरिटरी में है ना? एग्जैक्टली, तो काउंटर लाइफ टाइम हाइस पर ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। सो 1078 जिस तरीके का स्टोरी लाइन सेटअप है, तो स्ट्रेंथ है काउंटर में, मोमेंटम बना हुआ है। जो पोजीशन अगर किसी की है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करे, राइट करनी चाहिए। अपनी पोजीशन 1045 के लेवल पर है। नेक्स्ट टारगेट मुझे लगता है 1100-1120 के लेवल्स की तरफ ही बढ़ता हुआ दिखेगा। जी हाँ, टाटा कंज्यूमर याद रखिएगा, टाटा कंज्यूमर आज ऑल टाइम हाई पे क्लोज होने की तैयारी करता हुआ। टाटा समूह की कंपनियों में आज सुपर एग्रेसिव या फिर जो भी आपको तेज़ी से सरोकार रहता शब्द जहन में आया, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं दीपक नाइट्राइट पे आऊँगा। मेरी जो ओपनिंग समरी थी और जो स्टॉक्स का जिक्र मैंने किया था उसमें सबसे ऊपर शामिल था दीपक नाइट्राइट। अमित जी, मतलब स्ट्रॉन्ग रोलोवर्स के साथ जो जनवरी में आया, स्ट्रॉन्ग सेटअप के साथ जो जनवरी में आया, और अब ये स्टॉक अपना फरवरी 2022 के बाद का सारा क्लस्टर पार कर चुका है। एक तो बताइए कि नेक्स्ट मंथ की कौन सी स्ट्राइक पर आपकी नज़र है और उस स्ट्राइक को कैसे प्ले करना है? मतलब स्पॉट में क्या स्टॉप लॉस रखें और फ्यूचर्स को प्ले करना होगा तो क्या टारगेट्स, क्या स्टॉप लॉस? जी, एक सेकंड में इसको नोट कर लेता हूँ। स्टॉक काफी स्ट्रॉन्ग है। 2480 का 82 का प्राइस है। 25 की अगर कॉल 2520 की अगर कॉल स्क्रीन पे नजर आएगी तो ज्यादा बेटर है। इसमें 2 बार का पुल बैक हुआ था, जिस हिसाब से स्टॉक में स्ट्रेंथ बना हुआ है। आई थिंक इट इज ऑल सेट टू क्रॉस द लेवल्स ऑफ 2500, बड़े इजीली क्रॉस करेगा। और 2550 2575 तक के टारगेट्स है। स्टॉप लॉस रखेंगे लगभग 2450 का। मेरा एक्चुअली वीरेंद्र जी, आई एम सो सॉरी, मेरा ना कॉल वाला लोड नहीं हो रहा है सॉफ्टवेयर, तो आई एम सॉरी अबाउट दैट। कोई नहीं, होता है। आप रीस्टार्ट कर सके तो वो कर लीजिए, क्योंकि वो तो सबसे आसान तरीका है। कुछ काम नहीं कर रहा है तो उसको ऑन ऑफ करके देख लो, लेकिन नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन हाँ, दीपक नाइट्रेट एक बढ़िया ट्रेड साबित हुआ है, स्पेशली पिछले सीरीज से इस सीरीज में जो पोजीशंस कैरी हुई हैं। लेकिन एक स्टॉक, इनफैक्ट 2 स्टॉक्स अब आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जहां पर फिर से बहुत तगड़ी तेजी बनती दिखाई दी। वोडाफोन आइडिया, जिसका आधे टाइम मेरे फ़ोन पर सिग्नल नहीं होता, दूसरा है इंडिस टावर, और दोनों ही स्टॉक्स बढ़िया गेंस दिखा रहे हैं। 18% की तेजी वोडाफोन में और इंडिस टावर भी इसी के साथ मूव करता है, 6% के गेंस। अब इस तेजी के पीछे कुछ ब्लॉक्स हुए हैं और कुछ उम्मीद भी है। असीम मनचंदा इस सेक्टर को ट्रैक करते हैं। असीम, बताइए क्या पकड़ रहे हैं आप? हर्षित, देखिए, अगर मैं पिछले सुबह से की बात करूं तो वोडाफोन आइडिया लगातार सर्किट तोड़ रहा है और इसके पीछे कारण सिर्फ यही है कि बल्क डील हो रही है बार बार, और अब तक 300-350 करोड़ रुपए की बल्क डील ऑलरेडी हो चुकी है। अगर मैं खबर की बात करूं तो अभी कोई भी खबर यहाँ हमें देखने को नहीं मिली है। कंपनी ने कहा था कि डेडलाइन उन्होंने रखी है दिसंबर 2023 की, कि उनके पास किसी तरह का कोई फंड आएगा। कई पी से बातचीत भी उनकी ऑलरेडी चल रही थी, तो $1 बिलियन के आसपास का वो फंड आना था, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई भी अपडेट नहीं है कि वो डील मटेरियलाइज हुई, वो बातचीत मटेरियलाइज हुई।
तो वहाँ पर किस खबर के लिहाज से अभी भी कंपनी के पास कोई भी अपडेट हमारे पास नहीं है, अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आया, लेकिन फिर भी ब्लॉक डील्स आपको ये देखने को मिल रही है और यही वजह है कि इसका असर इंडस टावर के ऊपर भी देखने को मिल रहा है। इंडस टावर भी 6% के आसपास आगे आज बढ़ा हुआ है। हो सकता है कि कोई खबर अंदर हो जिसको बाहर आने में टाइम लगे, लेकिन फिलहाल जो डेडलाइन कंपनी ने रखी थी उस तक कोई फंड हमें आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। यार डेडलाइन की एग्जैक्ट डेट क्या थी? आई थिंक दिसंबर एंड तो हो ही गया है। आजकल में कुछ हो सकता है असीम, या फिर चांसेस कम है? देखिए चांसेस काफ़ी नेग्लिजिबल है। ये भी है कि जो ग्लोबल फंड हाउसेज हैं या वहाँ जहाँ भी बार फीस जिनसी बात चल रही थी वहाँ पर अभी फ़िलहाल छुट्टियाँ चल रही हैं। 15 दिसंबर तक वहाँ पर उनके ऑफिसेज दोबारा से खुलेंगे, दोबारा से वर्क रिज्यूम करेंगे, तब कोई हो सकता है कि डील वहाँ पर बनने की बातचीत दोबारा से शुरू हो। लेकिन अभी फ़िलहाल हमें कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा है कि कंपनी के पास कोई अलग से फंड आ रहा हो या कंपनी की पेरेंट कंपनी कोई या इस कंपनी के अंदर फंड इन्फ्यूज़ कर रही हो। तो कुल मिलाकर के जहाँ से 2-3 साल पहले से ही बातचीत चल रही है कि कंपनी में फंड आएगा, कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, उसको लेकर के काफ़ी ऑप्शंस एक्सप्लोर की जा रही है, लेकिन अभी तक फंड जुटाना कंपनी के लिए संभव नहीं हो पाया। और ख़ासकर कि कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं या फिर मैनेजमेंट है, उन्होंने ये भी कहा था कि 31 दिसंबर तक हम पैसे जुटाएंगे, फंड डालेंगे। अभी तक कोई भी ऐसी बातचीत या ऐसी कोई चीज़ निकल करके नहीं है जिससे हमें लगे कि कंपनी के पास फंड आ रहा है। अनिस, आज शाम तक कुछ हो जाए, वैसे तो जिसकी संभावना कम है कंसिडरिंग ज़्यादातर लोग अब वो छुट्टी पर निकल गए होंगे पिछले हफ्ते से ही। इनफैक्ट ज़्यादातर अंतर्राष्ट्रीय वीसीएसपी प्लेयर्स हॉलिडे मोड में हैं। गावा जी बताइए, आज यहाँ पर अगर किसी ने ट्रेड में पैसा बनाया है, चाहे वो इंडस टावर हो या फिर वोडाफोन हो, कैरी करेंगे अगले सत्र के लिए या फिर आज प्रॉफिट बुक करें और उसी को कंज्यूम करें? दो बातें, इंडस टावर प्रॉफिट बुक करना चाहिए, अपमूव ऑन है, लेकिन अच्छा अपमूव मिला तो ले लो। वह जो वोडाफोन आइडिया है मेरे ख्याल से उसका ब्रेकआउट मिलेगा 19 लेवल पर। उसके बाद जो नेक्स्ट टेक्निकल टारगेट रहेगा 30 मतलब 19 to 30 विद गुड 50% अपमूव, लेकिन उसे 5-6 महीने लगेंगे। स्ट्रक्चरली अच्छा है, होल्ड करना चाहिए और ब्रेकआउट का इंतजार करना चाहिए आइडिया में, वोडाफोन आइडिया में, क्योंकि ब्रेकआउट मुझे लगता है मिलेगा और मिलेगा 17 के आसपास। जैसे 17 पास हो जाएगा मेरे ख्याल से 30 देखेंगे आप, मैटर ऑफ टाइम। मेरे ख्याल से अगर मेरे पास आइडिया होता मैं होल्ड करता, इट्स अ गुड आइडिया। वोडाफोन आइडिया इस बीच स्टॉक आज लेके आइए आपकी स्क्रीन पे जरा टाटा मोटर्स, जरा आपको इसकी ट्रैजेक्टरी दिखाते हैं। आज आपकी स्क्रीन पे जो इंट्राडे में हाई लगा इट वाज 797। चलते हैं 28 दिसंबर 2022 की तरफ, और 28 दिसंबर को इसका जो भाव था लगभग ट्रैजेक्टरी 394 की, यानी टेक्निकली या फिर अगर आप नॉर्मल गणित भी देखें तो आपका प्राइस मार्केट कैप दोगुना हो चुका है। एक मात्र ऐसा शेयर निफ्टी में शुमार जो कि दोगुना हो गया मात्र 1 साल की समय अवधि में। क्या रहे इसके पीछे? देखिए, इस पूरे ग्रुप के शेयर में काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। आप टाटा कंज्यूमर को देख रहे थे कुछ देर पहले, पर एग्जैक्टली ऐसे कौन से ट्रिगर्स थे जिसने इस ऑलमोस्ट दोगुने स्विंग को जनरेट किया? आइए जरा सुमित से इस पूरी कहानी को समझते हैं। सुमित बताइए, टाटा मोटर्स सबसे शानदार मूव, इस मूव का कारण क्या था? तो टाटा मोटर्स इस साल निफ्टी का इकलौता स्टॉक जो कि 100% से ज्यादा चला है, शानदार तेजी के साथ नए रिकॉर्ड स्तरों पर यह स्टॉक पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा। और 2023 शानदार साल रहा टाटा मोटर्स के लिए, जबकि निफ्टी में डबल होने वाला ये इकलौता स्टॉक बनता हुआ दिखाई पड़ा है। मार्केट कैप स्टैंड लोन बेसिस पे करीब 2.5 लाख करोड़ के पार, और अगर आप टाटा मोटर्स डीवीआर को मिला लेंगे तो करीब 3 लाख करोड़ के आसपास कंपनी की मार्केट कैप पहुंचते हुए दिखाई पड़ रही है। एक शानदार तेजी जारी है। अगर इसके पिछले 3 साल या पिछले 5 साल या पिछले 10 साल के औसत CAGR देखें तो पिछले 3 साल में 45% की CAGR से बढ़ता हुआ स्टॉक, पिछले 5 साल में करीब 35% की CAGR की ग्रोथ रही, और पिछले 10 साल में रफली 10% के आसपास की CAGR के साथ ये बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा कुछ अहम ट्रिगर जिसकी वजह से इसमें एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, उसमें पहले तो नंबर्स, लास्ट क्वार्टर के नंबर्स में थोड़ा पिकअप आता हुआ दिखाई पड़ा। कंपनी की जो नई गाड़ियां हैं वहां पर एक अच्छी ग्रोथ आ रही है, एक अच्छी डिमांड देखने को मिल रही है। ईवी स्पेस में कंपनी की सबसे मजबूत पकड़ है और एक डोमिनेंट सिचुएशन में ईवी स्पेस के अंदर ये कंपनी सो फार कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रही है। 1 तारीख से कंपनी अपने जो प्रोडक्ट्स के दाम है, जो व्हीकल्स के दाम है वो भी बढ़ाएगी। ये भी एक अच्छे मार्जिन साइड पर कंपनी को
एक अच्छा टेलविंड दे सकता है। साथ ही साथ कंपनी के लिए वैल्यू अनलॉकिंग जो कि लगातार जारी है। इस साल में ही कंपनी ने टाटा टेक का आईपीओ लेकर आया और टाटा टेक का आईपीओ में कंपनी को एक अच्छी वैल्यू अनलॉकिंग होते हुए दिखाई पड़ी और टाटा टेक में कंपनी करीब 53 से 54% के आसपास की हिस्सेदारी भी है। तो शानदार वैल्यू अनलॉकिंग, साथ साथ कंपनी की अच्छी सेल्स परफॉर्मेंस, एक अच्छी ग्रोथ और ईवी मार्केट में लगातार एक्सपेंशन, ये कंपनी के लिए बढ़िया ट्रिगर बन के आ रहा है। इसीलिए कंपनी की मार्केट कैप अब करीब 3 लाख करोड़ के आसपास पहुंचते हुए दिखाई पड़ रही है। जी हाँ सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया इन सारे ट्रिगर्स की पैमाइश करने के लिए। राजेश अग्रवाल जी, इसमें कोई राय नहीं, अगर मैं एक आम ग्राहक के तौर पे सोचूं या फिर जो बाजार को थोड़ा सा भी समझता है, मतलब ऑटो मार्केट को, ईवी में तो आपने लीड ली ही, मतलब सबसे पहले आप धरातल पर उतरे, आपने कैपिटलाइज किया और इस वक्त पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में सबसे बड़ी लीड लेके टाटा मोटर्स बैठा हुआ है। प्लस अगर मैं एक और चीज़ देखूँ, मैं नेक्सॉन के जो बाकी वर्जन्स हैं, मतलब जो नॉन ईवी हैं, जो टाटा सफारी और हैरियर के जो नए लॉन्चेस हुए, मतलब आप नॉन ईवी में भी आपने अपने आप को थोड़ा सा सुदृढ़ किया है, मजबूत किया है, कैपिटलाइज किया है और थोड़ा सा इनके प्रोडक्ट को लेकर जो कुछ चिंताएं थी, कंसर्न्स थे, आई थिंक 1 से 2 साल के बाद जो उनकी परफॉर्मेंस होती है उसको लेकर, उसमें अच्छा सुधार आया है। अब आपके स्क्रीन, मतलब जो मैदान पे या फिर रोड पे जो गाड़ियां हैं टाटा की, हैरियर और सफारी, उनको लगभग 2-2.5 साल का समय हो चुका है। अच्छा ऑल अराउंड अगर आप देखें कि प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस है, आपको लगता है कि टाटा मोटर्स यहाँ से भी अभी कैपिटलाइज कर सकता है? आपने सही कहा वीरू जी कि जो भी इनकी दिक्कतें थी या लोगों की मन में दुविधा थी टाटा की गाड़ियों की, खास करके पैसेंजर व्हीकल को लेकर के, वो थोड़ी थोड़ी कम होती हुई नजर आ रही है। दूसरी ईवी में इन्होंने अपनी अच्छी पकड़ बना ली है। अभी हाल ही में ईवी स्पेसिफिक शोरूम इन्होंने खोला। जो ईवी के सानंद का जो प्लांट है वो FY24 में कंप्लीट होता हुआ नजर आएगा पूरी तरीके से और 4,20,000 गाड़ियों की उनकी कैपेसिटी है। तो इन सब चीजों के मद्देनजर ईवी की जो कैपिटलाइजेशन है, क्योंकि फर्स्ट मूवर एडवांटेज एक तरीका से कह लीजिए टाटा मोटर्स के पास आई, तो उससे एक तो बढ़त की उम्मीदें बनी। दूसरी, जैसे अभी सुमित बता रहे थे, टाटा टेक के आईपीओ के बाद वैल्यू अनलॉकिंग हुई। तीसरे अगर आप देखोगे तो JLR की भी जो दिक्कतें थी वो कम होती हुई नजर आई और कंपनी ने ये लगातार कहा है कि वो डेट कम करेंगे। अगर FY25 तक ये नेट कैश पोजीशंस पे आ जाते हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ से बहुत बड़ी बढ़त अभी भी हो सकती है। हो सकता है इतनी बढ़त के बाद थोड़ा कंसोलिडेट करे या थोड़ा सा करेक्ट करे, बट वो सब चीजें होती हैं ट्रेडर्स के लिए। बट इन्वेस्टर्स अगर फंडामेंटली लॉन्ग टर्म की सोच रहे हैं तो मैं समझता हूँ कोई गिरावट आती है, खरीदारी का मौका होगा। डेट फ्री अगर कंपनी हो जाती है, जिस तरीके के मैनेजमेंट के बयानात हैं, तो एक बहुत बड़ा ट्रिगर हो सकता है। और इसके अलावा अगर आप देखो तो ईवी और JLR की जो नंबर्स हैं वो तो अपनी जगह हैं। इंटरेस्टिंग मूव्स और डबल हुआ है ये पूरा काउंटर इस पूरे साल में और इससे लीस्ट एक्सपेक्टेशंस थी। मुझे याद है पिछले साल बिल्कुल लोग बात नहीं करते थे, चलेगा नहीं चलेगा इस तरह का संदेह होता था, लेकिन कहाँ हुआ करता था ये काउंटर, किस तरह के रिटर्न्स इसने कमा कर दिए हैं। मानस, चार्ट्स पर क्या इशारा है 782 के बियॉन्ड, ये क्या 800,000 की ट्रैजेक्टरी में जाएगा स्टॉक? बिल्कुल, देखिए जिस तरह का ब्रेकआउट है और जिस तरह पैटर्न्स अब वीकली और डेली चार्ट में बन रहे हैं, उसको देख के तो लग रहा है कि शायद 875 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं। लेकिन क्योंकि 5 दिनों में अच्छी खासी 100 रुपए की रैली हो गई है, तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय नहीं रहेगी। कोई करेक्शन देखने को मिले तो 760 765 एक बढ़िया रेंज है जहां पर आप स्टॉक को अकोमोडेट कर सकते हैं। 720 का स्टॉप लॉस लगाइए और फिर टारगेट आप बड़े सेट करिए 870 875 के। 870 875 के टारगेट्स फिलहाल के लिए नियर टर्म के लिए टाटा मोटर्स के रहेंगे और देखते हैं कितनी और रफ्तार पकड़ेगा ये काउंटर। अच्छा, इस बीच समित चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। समित, गुड आफ्टरनून, बताइए आपका इस समय का ताजा ट्रेड। गुड आफ्टरनून। देखिए, ऑटो स्टॉक्स में एक अच्छा बज़ दिख रहा है आज और उसमें अशोक लीलैंड जो लास्ट लगभग 1-2-3 महीनों से इनफैक्ट कंसोलिडेट कर रहा था, आज उसने जो 175 का उसका हर्डल था वो कन्विंसिंगली सरपास किया है। इंपॉर्टेंटली वॉल्यूम के साथ किया हुआ है, तो नेक्स्ट वीक प्रॉब्ली ये मूव और थोड़ी एक्सटेंड हो सकती है। 187 का इसका टारगेट होगा, ट्रेडिंग बेसिस पे इसमें 178 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। ओके, इस बीच हल्का सा अगर आप देखें लोअर लेवल से निफ्टी संभलता हुआ, ये पुल बैक कहाँ से आ रहा है, जरा प्लीज एक एक करके जरा
कुछ स्टॉक्स लेके आइए जो कि निफ्टी में शुमार एक थोड़ा सा नीचे लोअर लेवल से पुल बैक जनरेट कर रहे हैं। मैं इंट्राडे स्विंग्स में देखूं तो अदानी इंटरप्राइजेस में लोअर लेवल से एक स्विंग है। उसके बाद आप देखिए इस वक्त एक स्विंग बजाज ऑटो ने जनरेट किया है करीब 7320 पे, डे हाई पर आके खड़ा हो चुका है ये स्टॉक। उसके बाद बजाज फिनसर्व में एक मूव है। मैं बजाज ऑटो को थोड़ा सा यहाँ डिस्कस करता हूँ, उसके बाद हम एक मैनेजमेंट से कुछ देर में मुखातिब होंगे, उनसे करेंगे बातचीत। लेकिन आज बजाज ऑटो में एक बार फिर से मूव है। डायरेक्टर साहब जरा प्लीज़ एक बजाज ऑटो की एक स्ट्राइक भी रखिएगा स्क्रीन पे। बजाज ऑटो रखिएगा 6475 पे और इसके 6800 की कॉल भी लेके आइएगा। कविता, रोलोवर्स आप मेरे ख्याल से देख ही चुके होंगे। बजाज ऑटो एक इतने बड़े मूव के बाद दिसंबर नवंबर के फिर स्ट्रॉन्ग रोलोवर्स के साथ जनवरी में गया है। अभी जनवरी के लिए आपका आउटलुक इस पे क्या है, प्लस कोई इसका ऑप्शन रीड किया हुआ है आपने क्या जनवरी का? बजाज ऑटो एसएच ऑटो में एक अच्छा बज डेफिनेटली बना हुआ है। एज ऑफ नाउ 6753 के लेवल्स पर है। इन केस रोलोवर्स के आंकड़े देखते हुए मुझे लगता है यहाँ पर 6800 के कॉल के साथ हम एक पोजीशनिंग कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ 6800 का कॉल आपको दिख रहा होगा 214 के लेवल्स के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। आई बिलीव यहाँ से अगर पोजीशनिंग करते हैं तो विद स्टॉप लॉस ऑफ 187 यहाँ पर एक पोजीशनिंग करें फॉर द अपसाइड मूव ऑफ 250 260 के प्राइस टारगेट के लिए। सो 6800 के कॉल के साथ आप अप्रोच कर सकते हैं। चलिए अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे बातचीत कुछ थोड़ा सा मोड़ते हैं और सिर्फ स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया से हट के अब जरा कुछ सेक्टर और कुछ स्टॉक्स पर फोकस करते हैं। आज भीखाजी फूड्स इंटरनेशनल हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त बातचीत करने के लिए और मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ी हुई है। श्री मनोज वर्मा साहब CEO भीखाजी फूड्स के हमारे साथ जुड़ चुके हैं और एक अच्छा मौका भी है। और आपने 2 दिन पहले मयूरेश जी के साथ एक बड़ा अच्छा टारगेट और व्यू इस स्टॉक को लेकर सुना भी था। मनोज जी शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। सर सबसे पहले तो मेरी तरफ से और आवाज़ की टीम की तरफ से आपको अग्रिम शुभकामनाएं नव वर्ष की। ये बताइए इस वक्त एग्जैक्टली ये जो क्वार्टर गुजरा सर, ये कैसा गुजर रहा है, डिमांड कैसी है, और साथ ही साथ इस वक्त मतलब जो ये लास्ट मतलब ये दिसंबर एंडिंग है इसमें ओवरऑल डिमांड कैसी रही और अगले 1-2 महीने के लिए आपका आउटलुक क्या है डिमांड को लेकर? सबसे पहले आपका धन्यवाद कि हमको मौका देने का आपके चैनल पे। अभी 2 दिन पहले भी चैनल पे हम लोग बात कर रहे थे तो बताया था कि Q3 हमारे लिए बहुत ही बढ़िया क्वार्टर रहा इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ सिर्फ ग्रोथ ही नहीं, इनफैक्ट अगर हम कई फैसेट्स में देखें जैसे इन टर्म्स ऑफ हमारी नई फैक्ट्री एक फ्रोजन प्लांट वो कमीशन हुआ हमारा, इसमें हमारा अमिताभ बच्चन के साथ कॉन्ट्रैक्ट अगले 2 साल के लिए एक्सटेंड हुआ और ग्रोथ सर्टेनली बहुत अच्छी रही इसका। और अगर हम इसको सिर्फ क्वार्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो ये एक हमारी एवर हाईएस्ट ग्रोथ होगी, करीब हम 28-30% काइंड ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ हमको इस क्वार्टर में दिखेगी। ओके अच्छा सर, मैं मतलब आपकी कुछ फैक्ट शीट्स और आपके आई थिंक कुछ प्लान्स को पढ़ रहा था। आप लोगों ने जो वो एक 6 फोकस स्टेट्स की बात की है, थोड़ा सा इसको समझाइए। ये 6 फोकस स्टेट्स क्या है ये, और ये यहाँ से आपका कितना वॉल्यूम जनरेट करती हैं, और इन फोकस स्टेट से जो आपके वॉल्यूम्स हैं और कितने बढ़ सकते हैं? देखिए हमने जो अपनी स्ट्रैटेजी बनाई थी उसमें हमने पूरे इंडिया बिजनेस को 3 पार्ट में डिवाइड किया था। एक था हमारा कोर, जिसको हम कोर स्टेट्स बोलते हैं, जो है राजस्थान, आसाम, बिहार, जहां पे हमारी लीडरशिप पोजीशन है, मार्केट शेयर लीडरशिप पोजीशन, और ये स्टेट्स हमको करीब 72-73% बिजनेस कंट्रीब्यूट करते थे। उसके बाद हमने इंडिया में से हम हालांकि प्रेजेंट तो सभी जगह, बट हमने अपना फोकस और बढ़ाने के लिए हमने कुछ स्टेट्स को चुना जिनको हमने फोकस स्टेट्स का नाम दिया। और ये फोकस स्टेट्स 6 हैं, जो कि 4 नॉर्थ इंडिया से हैं, वो है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, और 2 साउथ इंडिया में हैं जो कि तेलंगाना और कर्नाटका। तो हम बोलते जरूर हैं ये 6 फोकस स्टेट्स हैं, बट इसका कतई भी ये मायने नहीं है कि इसके अलावा के जो स्टेट्स हैं उन पे हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, वहां हमारा डिस्ट्रीब्यूशन या सेल्स नहीं। अगर कंट्रीब्यूशन स्टैंड पॉइंट से देखें तो हमारा भी करीब 70% कोर स्टेट्स देता है और करीब 17-18% हमारे ये फोकस स्टेट्स कंट्रीब्यूट करें।
जी, आई एम नॉट श्योर आप लोगों के पास इतना ताज़ा डेटा होता है या नहीं, लेकिन मैं पूछ रही हूँ, ये नॉर्मली इस तरह की जब लॉन्ग वीकेंड आती है क्रिसमस न्यू ईयर के दौरान, कुछ आइडिया कितनी कंजम्पशन आपके प्रोडक्ट्स की बढ़ती है, स्पेशली सेवरी स्नैक्स की? इनफैक्ट सी इम्पल्स कैटेगरी का बेहद इम्पैक्ट पड़ता है कि अगर मार्केट किसी दिन बंद होगी तो उस दिन कंजम्पशन कम हो जाएगी, और अगर मार्केट एक्सटेंडेड से फेस्टिवल कोई इस तरह का ओकेजन होता है, घर पे पार्टीज होती हैं, उन सब में हमारा कंजम्पशन बढ़ता है बिल्कुल। लेकिन इमीडिएट ट्रांसलेट नहीं हम कर सकते क्योंकि हमारी जो लोडिंग होती है वो रिटेलर्स पे, रिटेलर्स उसको अपने ध्यान में रखते हुए प्री लोडिंग स्टार्ट हो जाती है। जैसे पापड़ एक हमारी कैटेगरी है जो कि ये शादियों के टाइम में या जाड़ों के टाइम में इसका बहुत कंजम्पशन होता है, तो रिटेलर्स, होलसेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर इनकी प्री लोडिंग पहले से ही शुरू हो जाती है। अच्छा, पापड़ एक कैटेगरी है जो औसतन खाया जाता है, स्नैक्स में कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो प्रीलोड हो जाता है, जो शायद मैं वीरू के घर जाऊं तो उनके किचन में बस वही मिले? दो तरह के स्नैक्स हैं हमारे भी जिसको हम बात करते हैं। एक है हमारा फैमिली पैक जिसको पेंट्री लोडिंग बोलते हैं, वो भुजिया और बहुत सारी वैरायटी उसमें, जो सर्टेनली आप अगर वीरू साहब पसंद करते हैं तो उनके घर जरूर मिलना चाहिए। और दूसरा होता है कि जो ऑन द गो 5-10 के सिंगल कंजम्पशन, कि मैं निकला कहीं या बच्चों ने लिया तो एक पैकेट लिया और हाथ के हाथ खत्म हो गया, तो ये पेंट्री लोडिंग वालों की जरूर वो स्टॉक्स रहते हैं। अब वीरू ही बताएंगे कि कितनी पैंट्री में क्या क्या भर रखा है। मनोज जी, मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने 2023, बुरा मत मानिएगा प्लीज इस बात का, 2023 बड़ा जिम किया, बड़ी डाइटिंग करी और मैं एक चीज नहीं छोड़ पाया, वो थी भुजिया, और 2024 में ये पढ़ लिया है कि इसको ही छोड़ना है। खैर बुरा मत मानिएगा, लेकिन हमारे लिए कुछ हेल्दी प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं सर, कुछ मंचिंग के लिए आप? देखिए एक कहावत है और कहावत की रियलिटी है कि हेल्दी इज नॉट इक्वल टू टेस्टी, और स्नैकिंग इज ऑल अबाउट टेस्ट। तो इसलिए, और मैं तो ये कहूंगा कि हर चीज का एक लिमिटेड चीज कंजम्पशन कभी भी गलत नहीं। हाँ, कोई हर वक्त ही कोई नमकीन या स्नैक्स खा रहा है तो वो बिल्कुल सही नहीं होगा। बाकी अगर आप खाएं तो आप बेफिक्र होकर आप हमारी नमकीन भी खा सकते हैं, ऐसा कोई उसमें दिक्कत नहीं है। नाउ टू योर क्वेश्चन, अभी इंडिया का मार्केट हेल्दी स्नैक्स के लिए उतना इवॉल्व नहीं किया है। इट इज अ वेरी पैरेटो मार्केट, जो कि मेरे ख्याल से जैसा हम देखते हैं कि अगले 4 से 5 साल में ये काफी बड़ा होगा। तैयारी के स्टैंड पॉइंट से हमने भी कई सारे प्रोडक्ट्स इनफैक्ट हैं हमारे जो कि हेल्दी स्नैक्स में काउंट होते हैं, जो विच आर रोस्टेड प्रोडक्ट्स। तो इस तरह का, जैसे हमने बीट रूट चिप्स एंड ऑल, काफी रेंज है जो हमारी हेल्दी स्नैक्स में ऑलरेडी मतलब पाइपलाइन में। अच्छा सर, ये बताइए आपके जो इस साल के पूरे मैंने बाय द एंड ऑफ मार्च, बाय द एंड ऑफ दिस फिस्कल, जो एड स्पेंड्स होंगे वो कितना होगा, मतलब और आगे जाके, क्योंकि मतलब मेरे ख्याल से आप इस देश के सबसे बड़े, अगर आप देखें ब्रांड को, मतलब अमिताभ बच्चन आपके अगर आप देखें इस वक्त एंडोर्समेंट करते हैं, उनसे बड़ा खैर कोई भी है भी नहीं जिसको एंडोर्स कर सके। आपके एड स्पेंड्स इस साल कितने अप्रोक्सीमेटली वर्सेस लास्ट ईयर बढ़ पाएंगे, और आगे जाके क्या किस रेंज रहेगी इसकी? एड स्पेंड जो हमने बजट किया है वो 2% है एट एनुअलाइज्ड लेवल इफ यू लुक एट, और लास्ट ईयर भी करीब करीब यही था। लेकिन टर्नओवर बढ़ता है तो एब्सोल्यूट अमाउंट बढ़ता चला जाता है। अगले साल के लिए भी जो हमारा जो मिनिमम जो हम पार्क कर रहे हैं वो 2% रहेगा ही। बाकी इट इज ऑल्सो नीड बेस्ड, जो कि क्या जरूरत, किस तरह से क्या करना है वो करना होगा, बट फ्रॉम बजटिंग स्टैंड पॉइंट 2%। मनोज जी, शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। यू बीन एन एब्सोल्यूट स्पोर्ट। वीरू का आई एम 100% श्योर ये जो रेजोल्यूशन है भुजिया नहीं खाने का, वो इस साल पूरा नहीं होने वाला है। कुछ चीज़ें रेजिस्ट नहीं होती और उसमें ये कैटेगरी डेफिनेटली है। हैव अ गुड 2024 सर, अगले साल आपसे फिर बातचीत होगी। हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू वेरी मच। आप सब लोग को भी नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। और इनफैक्ट जी भुजिया का नाम सुन के 2 स्टॉक्स डे हाई पर आ गए हैं, बताइए कौन से होंगे वो? साथ में प्रताप स्नैक्स, यूएसएल यूबीएल है? नो नहीं, यूएसएल एंड यूबीएल। हाँ वो यूएसएल यूबीएल, यूएसएल एंड यूबीएल। यूएसएल है ऑल टाइम हाई और यूबीएल है क्लोजर टू इट्स ऑल टाइम हाई, बट यस इंटरडे हाई पे।
हाँ, और उसका कारण अलग ये भी है वीरू कि देखिए हम जैसे लोग जो सोमवार को सुबह में आएंगे ऑफिस, बाहर तो पार्टी करने जाएंगे नहीं, तो कई सारे लोग अभी से स्टॉकिंग करके बैठे हैं, हाउस पार्टीज प्लान कर रहे हैं। वो अगर आप प्लान कर रहे हैं तो असीम हमारी मदद करने वाले हैं। असीम देखिए वीरू का प्लान बन गया है, पैंट्री में तो 100% भुजिया के पता नहीं कितने सारे पैकेट्स हैं। अब बताइए दूसरी स्टॉकिंग के लिए इनको क्या एहतियात बरतना है? देखिए, ये आप कौन से राज्य में रहते हैं ये डिपेंड करता है कि आप कितना अल्कोहल स्टॉक कर सकते हैं। खासतौर पे कि कई लोग हैं प्लान कर रहे हैं कि न्यू ईयर बनाना है, शराब पीनी है, और ख़ासतौर पे कि वीकेंड भी है, तो बहुत सारे लोगों का अपना अपना प्लान है। कई लोगों ने ऑलरेडी स्टॉक कर लिया है, कई लोग इसको खरीदने के लिए जा रहे हैं। लेकिन उनके लिए बता दूं कि आपको ये पहले ये देखना कि आप कौन से स्टेट में रहते हैं और वहाँ के एक्साइज कानून क्या कहते हैं। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आप एक व्यक्ति 9 लीटर शराब रख सकता है, और अगर आप वाइन और इसके साथ साथ बियर भी रखना चाहते हैं तो आप करीब 18 लीटर के आसपास अपने घर के अंदर शराब रख सकते हैं। तो ये एक व्यक्ति के ऊपर लागू होगा, लेकिन अगर आपके घर में 2 व्यक्ति है तो ये क्वांटिटी डबल हो जाएगी। लेकिन अगर मैं बात करूँ यूपी की, आप नोएडा के अंदर रहते हैं, गाजियाबाद के अंदर रहते हैं, तो आप 1.5 लीटर के अल्कोहल रख सकते हैं। वाइन और बियर की बात करूँ तो आप कुल मिलाकर के 6 लीटर दोनों वो रख सकते हैं। तो यूपी के ला थोड़े से स्ट्रिंजेंट है इसको लेकर के, तो उसको ध्यान रखिएगा। और अगर आप महाराष्ट्र में रहते हैं, वहाँ पर अगर आप शराब का स्टॉक रखना चाहते हैं तो आप 12 लीटर शराब रख सकते हैं, 12 बोतल शराब आप अपने पास रख सकते हैं। तो अलग अलग हर एक स्टेट के अपने अपने अलग अलग कानून हैं। लेकिन अगर आप इसी लिक्वर को किसी को सर्व करना चाहते हैं, उससे पैसे लेना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए लाइसेंस लेने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। तो सालाना लाइसेंस फीस अलग अलग स्टेट की अलग अलग है। यूपी की मैं बात करूँ तो 12,000 रुपये के आसपास फीस है। तो ये फीस उनके ऊपर लागू होते हैं, खासतौर पर जो RWAs हैं या जो पार्टी प्लानर है या क्लब हाउस में पार्टी कर रहे हैं, फार्म हाउस में पार्टी कर रहे हैं, तो उन लोगों के ऊपर ये लागू होती है, उनको लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, पार्टी बनाइए, न्यू ईयर पूरी तरह से सेफ रहिए और ड्रिंक एंड ड्राइव बिल्कुल मत कीजिए। जी हाँ, ये बात अच्छी कही आपने। और जानते हैं ये बात इसलिए कह रहे हैं ये क्योंकि हर्षता, नोएडा में एक बात है कि पिछले कुछ समय में एक्साइज डिपार्टमेंट ने काफ़ी जगह, अगर आप देखें, छापे मारे भी हैं, नकली और आई थिंक जो शराब है ना वो काफ़ी परोसी गई है नोएडा में। इसीलिए आई थिंक अभी ये कुछ देर पहले मेरे को ना ये असीम बात बता भी रहे थे। खैर, हम तो आदमी है DDLJ वाले, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। तो यतीन बहुत बहुत शुक्रिया, और ये कहते हैं असीम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दूध दही लस्सी जलजीरा। आप तो वीरू नाम भी सही नहीं बोल पा रहे हो। अब मेरे को नहीं लग रहा आप वो DDLJ कैटेगरी में हो। नहीं, असीम माफ कीजिएगा, असीम मैं दूध दही लस्सी जलजीरा वाली कैटेगरी में हूँ। खैर असीम बहुत बहुत शुक्रिया। कैटेगरी में आ सकते हैं। नहीं DDLJ। खैर बहुत बहुत शुक्रिया असीम। मैं जरा एक बार मार्केट को देखा था, एंड इट्स निफ्टी बैंक, याद रखिएगा निफ्टी बैंक लोअर ट्रेजेक्टरी से पुल बैक लेता हुआ। निफ्टी बैंक में लगभग 150 अंकों का लोअर लेवल से पुल बैक है। एक बार देखते हैं कि ये पुल बैक जनरेट कौन कर रहा है। निफ्टी बैंक लेके आइएगा। निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पे आएगा, और किन किन स्टॉक फ्यूचर्स में स्विंग आ रहा है इस वक्त अमित के पास चलेंगे। और स्विंग जनरेट करने वाले काउंटर्स में सबसे ऊपर है मेरे ख्याल से एक HDFC बैंक, जरा HDFC बैंक लेके आइएगा, और कोटक महिंद्रा बैंक। यस, इट्स कोटक महिंद्रा बैंक जो कि स्विंग जनरेट कर रहा है। आपका व्यू इस वक्त अमित कोटक महिंद्रा बैंक पे? जी, काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर है, और जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया, यहाँ पे जो इतने दिनों की अंडर परफॉर्मेंस है दैट इज कमिंग टू एन एंड। स्टॉक में हमने एक शार्प 60-70 रुपीज का रनअप लास्ट वीक देखा था फ्रॉम 1850 टू 1920 लेवल्स। तो आज सुबेरे हल्की फुल्की इसमें प्रॉफिट बुकिंग थी, और वापस नीचे के लेवल से वीरेंद्र जी हम देख रहे हैं कि लोअर शैडो काफी अच्छी बन रही है। तो किसी की पोजीशन है तो 1880 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे फॉर अ टारगेट ऑफ 1960 अगले हफ्ते के लिए। तो ये फिलहाल आपके लिए ट्रेड। वैसे अमित जी और बाकी हमारे सारे जानकार ना वीरू चार्ट देख के बैठे थे UBL और USL का, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे यही सवाल, और आपने बीच में डाल लिया कोटक महिंद्रा बैंक। हाँ, ये कहते हैं रंग में भंग। पूरी जो हाई अच्छी खासी लग रही थी ना चर्चा में, वो सब ऐसे फुस हो गई। करेक्ट मानस, चार्ट देख रहे थे ना UBL USL का आप? बिल्कुल, चार्ट भी देखा हुआ था और शॉर्टलिस्ट किया हुआ था, जो अभी 4 का चौका है उसमें देने के लिए भी। चलिए अब आप मैं उसी पे आती हूँ कि आपको ही देना है। पहले सस्ता ऑप्शन बता दीजिए, क्या ट्रेड लेंगे, UBL या USL? तो USL पे खरीदारी करने की राय रहेगी, क्योंकि अगर आप पैटर्न देखेंगे तो ये एक फ्रेश ब्रेकआउट है। काफी समय से इस रेंज में स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, बट अब ये जो 1100-1110 का रेंज है, फाइनली स्टॉक ने ब्रीच किया है। बेहतर वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं,
तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी है। ऑप्शन में 1120 का कॉल ऑप्शन लेना है, 46 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है, इसी ऑप्शन में आपको खरीदारी करनी है। आपके जो स्टॉप लॉसेस हैं वो 34 रुपीज के नीचे रहेंगे और टारगेट 70 रुपए के आसपास के रहेंगे। 1120 का कॉल लेकर चले यूएसएल का, और आज के दिन यूएसएल चले ना चले कैसे हो सकता है? तो ये फिलहाल आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी अच्छी तेजी का बन रही है। कविता जी, आपने क्या स्पॉट किया? हंसता जी, बिकाजी से आप कहाँ लेकर गए? हमें यूएसएल यूबीएल सब कुछ डिस्कस हो गया। मैं प्रॉफिट बुकिंग करा रही थी क्लाइंट्स को, तो अब मैं रुक गई कि और तो ग्रासिम मैं कहीं और जा रही हूँ। हाँ। ग्रासिम पर एक बाय ट्रेड मुझे लगता है करना चाहिए। 2155 के लेवल्स पर है विद स्टॉप लॉस ऑफ 2140। मुझे लगता है ये मूव एक्सटेंड होते हुए दिखेंगे फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 2180 2190 के प्राइस टारगेट के लिए। सो ग्रासिम विल बी दैट। जैम, बट ऑन सीरियस नोट, आई मीन अगर देखिए अभी तो हंसी मजाक चल रहा था, लेकिन यूएसएल यूबीएल में जो वॉल्यूम्स हैं और प्राइस बिहेवियर है सब काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अव्वल दर्जे का स्ट्रॉन्ग मूव, डे हाई की ट्रैजेक्टरी मार्केट ट्रेड करते हुए। खैर, अब चलते हैं अमित सेठ जी के पास चार्ट का चमत्कार पिक करने के लिए। अमित जी क्या पिक कर रहे हैं? जी वीरेंद्र जी, सवेरे मैंने अपोलो टायर्स 445 के लेवल पे पिक किया था। अब अगर हम क्लोज पे आके देखें तो कैंडल और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। इट इज अ वेरी गुड ब्रेकआउट रीटेस्ट ट्रेड। जिस तरह से हमने 3-4 दिन पहले सेल ऑफ दिखा था उसको कोई फॉलो थ्रू नहीं हुआ, और अब काफी शानदार पुल बैक इसके ब्रेकआउट जोन से हो रहा है। 452 का करंटली प्राइस है। स्टॉप लॉस रखेंगे लगभग 444 का और टारगेट्स रहेंगे 465 एंड 470 के। ओके, तो आपका ट्रेड रहेगा बुल रैस। हमने इसको बात भी की थी सुबह भी, और अभी भी जो ट्रेड पिक कर रहे हैं आप बेहद शानदार। आई मीन बहुत अच्छी ट्रैजेक्टरी से स्टॉक बाहर निकला था, मैं चार्ट पे स्क्रीन पे देख पा रहा हूँ। खैर राजेश जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? आप क्या पिक करेंगे आज का मिड कैप फंड? देखिए, मिड कैप के तौर पे अगर कहा जाए तो मैं समझता हूँ कि एनबीएफसी में बहुत रुझान बना हुआ है। आदित्य बिरला कैपिटल के साथ जाना चाहिए। आदित्य बिरला ग्रुप की होल्डिंग कंपनी है जिसकी कई सब्सिडियरों के द्वारा फाइनेंशियल सर्विसेज में अलग अलग सब्सिडियरी हैं, जैसे कोई रिटेल फाइनेंस में, कोई हाउसिंग फाइनेंस में, एसेट मैनेजमेंट, हेल्थ एंड जनरल इंश्योरेंस, लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस में। तो ये सारी कंपनियां अच्छा कारोबार कर रही है, और लेंडिंग वगैरह के देखें, बिजनेस देखें तो बहुत शानदार तरीके से चल रहा है। Q2 में नंबर्स बहुत अच्छे आए थे, आउटलुक अच्छा लग रहा है आने वाले दिनों में। और अभी इन्होंने कुछ फंड्स इन्फ्यूज किए अपने सब्सिडियरीज में जो उनको और पॉजिटिव साइड देंगे। डिजिटल में फोकस बना रहे हैं, और सबसे अच्छी बात है जो क्रॉस सेल होता है ना इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स का, उससे कंपनी की अपसाइड बहुत अच्छी बनती है। और सबसे बड़ी बात, बहुत दिनों से चला नहीं है। मुझे लगता है 185-190 के टारगेट के साथ यहाँ पर थोड़ा सा मध्यम अवधि का नजरिया रख के खरीदारी करनी चाहिए। एबी कैपिटल बड़ा हिट है, क्योंकि एबी कैपिटल का जिक्र आई थिंक सुबह में 10 के दमदार ट्रेड्स में मानस भी मेंशन कर रहे थे आज, और अब राजेश अग्रवाल भी कह रहे हैं कि यहाँ पर एक अच्छे तेजी की अपॉर्चुनिटी, लगभग 3% के गेन स्टॉक पर आपको दिखाई दे रहे हैं। चलिए फटाफट से मैं आपके लिए रिकैप करती हूँ। सस्ता ऑप्शन यूएसएल के साथ शुरुआत की है मानस ने। ये इनफैक्ट 1120 वाला कॉल आपको लेना है 46 पर, 70 का टारगेट, 33 स्टॉप लॉस रहेगा। कविता जी ने कहा ग्रासिम में तेजी की पोजीशन लेकर चले, 2180 के लेवल्स के लिए 2140 के आसपास स्टॉप लॉस है। अपोलो टायर पसंद है अमित को, 465 से 470 के टारगेट्स यहाँ पर, और स्टॉप लॉस 444 पर रखा जाएगा। और राजेश अग्रवाल कह रहे हैं कि एबी कैपिटल में एक ट्रेड बन रहा है, यहाँ पर आप करें तेजी वाला ही सौदा। ये फिलहाल आपके लिए ओवरऑल पर्सपेक्टिव। चलिए फटाफट से कुछ और स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। एक बार जीएमआर एयरपोर्ट देखिएगा, और हमें से किसी का आई डोंट नो फ्लाइंग का प्लान है या नहीं, लेकिन हाँ अगर आप आज के दिन या आज और कल एयरपोर्ट जाएंगे तो आपको इतनी खचाखच भीड़ दिखेगी, क्योंकि सब लोग लास्ट मिनट वो गेटअवेज के लिए निकल रहे हैं। 80 के लेवल्स पर आ चुका है ये काउंटर। गाबा जी, अगला पड़ाव क्या रहेगा? आई थिंक आज का 82 हाई था। जी हाँ, आज का जो हाई 80 के करीब हाई है। जो ब्रेकआउट चाहिए था जीएमआर इंफ्रा में वो करीब 67 के आसपास मिला है। तो मुझे लगता है अपमूव तो ऑन है, और ना हाई टाइम फ्रेम बेसिस पे देखा जाए तो ये 100 की तरफ जा रहा है। मैटर ऑफ टाइम, वक्त लग सकता है। उसके बाद 100 से 120 डे पॉसिबल है। जो ब्रेकआउट मिला है करीब 70 जोन्स पर, ये बहुत ही बढ़िया मिला है। अगर किसी को आज भी लेना है तो ले सकते हैं। स्टॉप लगाइए 60 का, और लेट इट प्ले आउट फ्रॉम अ हायर टाइम फ्रेम। मंथली बेसिस पर 100, 115, 120 जाएगा जीएमआर इंफ्रा। जीएमआर इंफ्रा आपकी स्क्रीन पे डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ। मैंने 2 बजे की समरी में स्टॉक का जिक्र किया था, नजर रखिएगा। वाइडेशंस काफ़ी अच्छे खासे हैं। कुछ स्टॉक्स मेटल स्पेस से इस वक्त काफ़ी अच्छा खासा मूव दे रहे हैं। लेट्स ब्रिंग जेएसपीएल।
JSPL डायरेक्टर साहब रखिएगा स्क्रीन पे जरा एक बार, और एक बार स्क्रीन पे निफ्टी मेटल इंडेक्स पे रखिएगा। 749 एक सिंगल स्ट्रांच में स्टॉक डे हाई पर आके खड़ा हो गया है, और मेरे स्क्रीन पे 3 स्ट्राइक्स पे 750 से लेके 770 की ट्रेजेक्टरी में जितने भी कॉल्स हैं, बाइंग अच्छी है, डे हाई पर है। प्लस याद रखिएगा बेचने वाले का जो कन्विक्शन होता है ऑप्शंस में, उसको रिस्पेक्ट दी जाती है। इस वक्त इसकी 750 की एट द मनी पुट में ह्यूज राइटिंग है। कविता जी, आपका व्यू JSPL पे इस वक्त डे हाई पर आता हुआ? बता रहे थे जिसमें मैंने 2-3 नाम मुझे लगता है कि आगे भी ध्यान रखना चाहिए। उसमें एक टाटा टेक का है, एक विष्णु प्रकाश का है, तीसरा सेंको का है। ये तीनों कंपनियां मुझे लगती है कि आगे आने वाले दिनों में अच्छा रिटर्न दे सकती हैं, गिरावट में खरीदारी करनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि इरेडा खराब है, इरेडा के वैल्यूएशन बहुत स्ट्रेच हो गए हैं। अगर आप उसे कंपेयर करो PFC या REC से, तो बहुत स्ट्रेच वैल्यूएशन नजर आ रहे हैं। कोई गिरावट आती है, वहां लंबी अवधि के निवेश खरीद सकते हैं। इस वक्त मैं खरीदारी की इरेडा पे सलाह नहीं दूंगा। इस वक्त कोई को अगर मध्यम से लंबी अवधि की सलाह खरीदारी करनी हो, तो हम थोड़ी देर पहले टाटा मोटर्स पे डिस्कस कर रहे थे। टाटा टेक ऐसी कंपनी है जो ऑटो को सॉफ्टवेयर सप्लाई करती है, उसके दूसरे डिविजन्स के अलावा, एरोस्पेस वगैरह के अलावा, वहां मुझे बहुत अच्छा अपसाइड दिखता है, और वहां मध्यम से लंबी अवधि के निवेशकों को बिल्कुल निवेश करना चाहिए। और इस बीच जरा मार्केट्स लेके आइए आप। निफ्टी एट डे हाई, ऑलमोस्ट निफ्टी डे हाई पे खड़ा है। इट्स 21,743 डे हाई की ट्रेजेक्टरी में। और निफ्टी बैंक को लेके आइए जरा प्लीज एक बार। ये भी ऑलमोस्ट जो हमारी आज ओपनिंग ट्रेजेक्टरी थी करीब 48,390, उसके बेहद नज़दीक जाके खड़ा हुआ है। तो मार्केट्स किसी भी दिन रत्ती भर सरेंडर करने को तैयार नहीं। और मैं आपको बताऊं आज के सेशन की खूबसूरती क्या थी। ऑन द वेरी फर्स्ट ऑफ द सीरीज एक बार फिर से प्रूव हो गया जो बात हम सुबह कर रहे थे कि पुट राइटर्स के कन्विक्शन जोन। आज सुबह का जरा बेस वन लेके आएंगे प्लीज एक बार आप बेस वन लेके आइएगा। दैट वाज 21,680 एंड 644 एग्जैक्टली उसकी जो लोवेस्ट ट्रेजेक्टरी थी, मिड ट्रेजेक्टरी थी, वहां से एक पुल बैक लेके आप डे हाई पर आके क्लोज हो रहे हैं। शानदार मूव। और अब बैंक निफ्टी भी डे हाई की ट्रेजेक्टरी में 644 696 एग्जैक्टली उसके मिड पॉइंट से पुल बैक लेके डे हाई पर क्लोज हो रहे हैं। तो हर्षदा, ये साल का आखिरी दिन भी आपको निराश नहीं करेगा, चाहे वो मिड कैप हो चाहे वो लार्ज कैप हो। वी आर अगेन एट डे हाई। इसी नोट पे आइए जरा चर्चा के जो आई थिंक का स्वरूप है उसको बदलते हैं और थोड़ा सा लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव से बातचीत करते हैं। हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में खास तौर पर बातचीत करने के लिए अमित गुप्ता मौजूद हैं। इस वक्त बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में PMS फंड मैनेजर ICICI सिक्योरिटीज़ के। अमित जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नोट पे इंडेक्सेस क्लोज हो रहे हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी IT और स्पेशली मिड कैप्स। अगले साल के लिए CY24 के लिए आपको कितना कन्विक्शन है कि ये करंट मोमेंटम कायम रहेगा, और अगर डाउनसाइड पॉसिबली खुले भी तो उसके कारण क्या होंगे और कहां तक का डाउनसाइड आपको रीजनेबल लगता है? अमित जी। तो वीरेंद्र, आप देखिए, अगर आप मैक्रो फ्रंट पे देखिए तो डेफिनेटली जो बड़ा पॉजिटिव है इमर्जिंग मार्केट्स के लिए वो है डॉलर का वीकनेस। डॉलर इंडेक्स, अगर आपको ध्यान हो कि फरवरी 2023 में जब हमने 5 बैंक्स का कोलैप्स देखा था US में, उस समय भी डॉलर इंडेक्स 105 106 के पास था, और 2022 का जो हाई था वो 115 था। तो वो उस समय भी वीक ही चल रहा था, विच इज वेरी सरप्राइजिंग, क्योंकि जब रिस्क ऑफ सेंटीमेंट होता है, हमने डॉलर में बाइंग होता हुआ देखा है प्रीवियसली, जब इमर्जिंग मार्केट्स के लिए वो नेगेटिव हो जाता है। अब इंडिया के पर्सपेक्टिव से आप देखिए तो नेक्स्ट ईयर अगर मैं फ्लोज के एंगल से बात करूं तो US पेंशन फंड का मोर देन 30,000 करोड़ की फंडिंग फ्लोज एक्सपेक्टेड हैं जो नेक्स्ट ईयर में आएंगे। उसके साथ साथ अगर आप देखिए तो जो मिड एंड स्मॉल कैप स्पेस है इंडिया में, जो ब्रॉडर मार्केट है जो ओपन हुआ है, वहां पर काफी कंपनीज हैं जो लॉसेस से इनके लॉसेस रिकवर हो रहे हैं। तो हमने जब लॉसेस और प्रॉफिट्स को कंबाइन करके देखा तो 80% का जंप था अगर आप स्मॉल कैप कैटेगरी में देखो, और मिड कैप्स में ऑलमोस्ट 50% का जंप था, जिस वजह से आपको डेस्पाइट इसके कि हो सकता है मार्केट 200-300 पॉइंट का बिकवाली भी ले, बट वो जो ब्रॉडर मार्केट पर्सपेक्टिव है वहां पर काफी सेक्टर्स हैं जो इमर्ज हो रहे हैं, और वहीं पर आई थिंक हमें आगे आने वाले महीनों में अपने को प्लेस करना चाहिए। कुछ लार्ज कैप हैं जो मेरे ख्याल से बहुत
अट्रैक्टिव हो सकते हैं, जिसमें पीएसयू बैंक्स के पॉसिबली स्टॉक्स हो सकते हैं, क्योंकि पीएसयू बैंक्स मेरे ख्याल से जो कॉर्पोरेट क्रेडिट है वो अभी ग्रो होना स्टार्ट हुआ है। अगर आप कॉर्पोरेट कैपेक्स देखो इंडिया में तो वो पहले मिसिंग था, जो प्राइवेट कैपेक्स है वो मिसिंग था। ज्यादातर हाउस होल्ड का रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट हो रहा था या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का कैपेक्स हो रहा था। बट पिछले 12 महीने का जब मैं ट्रेलिंग 12 मंथ का देख रहा हूं तो 8.1 ट्रिलियन रुपीस का प्राइवेट कैपेक्स हुआ है, जिसके बेनिफिशियरी बैंक्स हो सकते हैं। अगर ये कॉर्पोरेट लैंडिंग बुक ग्रो होती है तो उसमें पीएसयू बैंक्स खासतौर पे जो कि कॉर्पोरेट्स के साथ ज्यादा जुड़े हुए हैं, मेरे ख्याल से उनको ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। ओके अच्छा, एक मोटे तौर पे आपने पिक्चर ड्रॉ कर दिया अमित जी यहाँ पर कि क्या होगा और क्या परफॉर्म कर सकता है। अब बात करते हैं कि एक्चुअल जब टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ होगा 2024 में और वो पहला इवेंट होगा अर्निंग्स। अब जरा डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे निफ्टी आईटी रखिएगा अमित, क्योंकि हमारे लास्ट रिपोर्टेड अर्निंग्स ड्यूरेशन जो थी, लास्ट नंबर्स जब आए थे उससे लेके अब तक हम निफ्टी आईटी में एक सब्सटेंशियल मूव देख चुके हैं। अगर आप अक्टूबर में देखें, टाइम फ्रेम में मोटा मोटी लेके चल रहा हूँ 9 अक्टूबर के पास, अक्टूबर के आसपास का, उस वक्त आपका निफ्टी आईटी 200 डेमा पे था, लगभग लेवल था 30,090। आज 35,000 पे निफ्टी आईटी खड़ा है। लार्ज कैप आईटी उतना नहीं चला जितना मिड कैप आईटी चला है। मिड कैप आईटी में बहुत सारे स्क्रिप्ट ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रही हैं, एंड स्पेशली ओरेकल के जिस तरह के नंबर्स रहे या फिर एसेंचर के जिस तरह के नंबर्स रहे, आपका व्यू इन नंबर्स, एक्सपेक्टेड नंबर्स के बीच में आईटी पे क्या होगा, स्पेशली इस 3 महीने में जो हम प्राइस एप्रिसिएशन ले चुके हैं उसके बाद अमित? तो 3 महीने में प्राइस एप्रिसिएशन के बाद मेरे ख्याल से जो बहुत ही लोअर वैल्यूएशंस थे वहां से ये स्टॉक्स अभी ऊपर आ गए। और जहां तक फ्यूचर गाइडेंस, रेवेन्यू गाइडेंस की बात है, तो हमें नहीं लग रहा है कि आने वाले क्वार्टर के रिजल्ट्स भी बहुत ज्यादा प्रभावशाली रहने वाले हैं और रेवेन्यू गाइडेंस में कोई बड़ा चेंज आने वाला है। अगर ऐसा नहीं होता है तो मेरे ख्याल से ये लार्ज कैप स्टॉक्स में आपको शायद उतने बड़े ब्रेकआउट्स ना आते हुए दिखें, बल्कि मिड कैप कैटेगरी में जो प्रोडक्ट कंपनीज हैं उनको फायदा हुआ है, क्योंकि जो निश सेगमेंट है, जैसे हमने ER&D सेगमेंट देखा जहां KPIT, सायंट जैसी कंपनीज हैं, वहां उनको हमने फायदा आते हुए देखा। और जो ट्रेवल से लिंक है, जैसे कोफोर्ज के अंदर भी अगर आप देखिए उसका 28% ट्रेवल सॉफ्टवेयर से आता है, तो वहां भी हमने एक मूवमेंट बहुत अच्छा आता हुआ देखा है। तो ये स्टॉक्स में आई थिंक परफॉर्मेंस कंटिन्यू रह सकती है। इनका बेस कम था, वहां पर ग्रोथ आपको अच्छी दिख रही है। लार्जर कंपनीज में जहां ग्रोथ चाहिए बड़े बेस पर, वो मिसिंग है। इस वजह से प्राइस, मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा कंटिन्यूएंस मिलेगा इस मूव का। तो बेटर यही है कि जब इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो आपको डोमेस्टिक के अंदर आपको ज्यादा पोजीशंस लेनी चाहिए, ना कि बाहर की इकोनॉमी से लिंक स्टॉक्स पर, क्योंकि बाहर की इकोनॉमी के ऊपर अभी भी क्वेश्चन मार्क हैं कि कितना स्लो डाउन आएगा, हार्ड लैंडिंग, सॉफ्ट लैंडिंग, कब इंटरेस्ट रेट कब होते हैं, कैसे वहां पर इफेक्ट आता है, क्योंकि अभी तक हमने प्रोजेक्ट्स को पोस्टपोन होते हुए देखा है। आपने रिसेंटली देखा इन्फोसिस का करीब $150 बिलियन का जो ऑर्डर था वो खत्म हो गया, राइट। तो ये उस तरीके के सिनेरियोज हैं जहां पर थोड़ा कॉशियस है जो क्लाइंट्स जो आईटी कंपनीज को प्रोजेक्ट्स देते हैं। तो ऐसे सिनेरियो में हमें नहीं लगता बहुत स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू गाइडेंस आता हुआ दिखेगा। एक पॉकेट अमित, गुड आफ्टरनून। वो ईवी ट्रांजिशन वाली जो साइकिल हमने देखी है, जहां पर सिर्फ भारत ही नहीं ग्लोबली कंपनियां ऑफ कोर्स ईवीज की तरफ अपना कदम बढ़ा रही हैं, या फिर ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी जो कारों में लगती है आजकल उसमें इन्वेस्ट कर रही हैं। उससे जुड़ी हुई थीम जो भारत में है, चाहे वो टाटा एलेक्सी हो, आप ERD की बात कर रहे थे, KPIT टेक और रीसेंट लिस्टिंग टाटा टेक्नोलॉजीज, यहाँ पर क्या एक्सपोजर आप लोगों का है या फिर बढ़ाना चाहेंगे? KPIT तो यू मेड इट वेरी क्लियर, लेकिन ये ईवी ट्रांजिशन में जो प्लेज हैं उसमें कितना मौका रहेगा और पैसे बनने का? तो देखिए, ईवी ट्रांजिशन को देखने के दूसरे तरीके भी हैं। आप ऑटो एंसिलरी कंपनीज के ऊपर भी फोकस कर सकते हैं। टेस्ला शायद इंडिया में बहुत जल्दी आ जाए, तो उसके भी जो वेंडर कंपनीज हैं जो लिस्टेड हैं वो भी अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं। काफी ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने अपना बेस अभी ईवी के अंदर बढ़ाना स्टार्ट कर दिया है, आइस से मूव करके ईवी की तरफ। और कुछ ऐसी भी कंपनीज हैं, देखिए, जो पूरी ऑटोमोबाइल जो पैक है वहां पर ग्रोथ आ रही है। जो हाई एंड डिस्क्रिशनरी एक्सपेंडिचर है वो SUVs वगैरह में हमें दिख रहा है, आ रहा है, जिसका फायदा महिंद्रा एंड महिंद्रा को भी हुआ है, जिसका फायदा टाटा मोटर्स को भी हुआ है।
और ये लोग ईवी की तरफ भी मूव कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अगर आप लीडर्स में देखें तो ये स्टॉक्स रहेंगे, अगर आप टाटा मोटर्स और M&M को देखें। और ऑटो एंसिलरी में ऐसी कंपनीज हैं जो हमें रिसर्च करना चाहिए। सोना BLW भी इसी कैटेगरी में है, वेरोक इंजीनियरिंग भी इसी कैटेगरी में है, और ये आने वाले जो ईवी OEM प्लेयर्स हैं उनको ये प्रोवाइड करेंगे और इनके अंदर ग्रोथ आने की काफी पॉसिबिलिटी है। तो ईवी जो मार्केट शेयर है इंडिया में बड़ा है, तो इंडिया में अभी 6% मार्केट शेयर हो गया है, और मेरे ख्याल से लास्ट ईयर करीब 5% था, तो ये 1% का इंक्रीज हुआ है ईवी के अंदर, विच इज अ वेरी पॉजिटिव साइन। तो यस, टू व्हीलर्स में जो ग्रोथ है वो फास्टर है, पैसेंजर व्हीकल्स में ग्रोथ और ज्यादा आनी चाहिए मेरे ख्याल से। तो उस लिहाज से वो सेगमेंट के अंदर हमें लगता है आने वाले दिनों में ट्रैक्शन बढ़ेगा। तो क्लियरली वो ईवी ट्रांजिशन साइकिल की शुरुआत हुई है, और इनफैक्ट ये टाटा टेक के मैनेजमेंट ने मुझे कहा था इस हफ्ते की शुरुआत में जब हम बातचीत कर रहे थे कि बस इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स आना शुरू हुए इन कंपनियों से, अब वो बड़ा इन्वेस्टमेंट आगे आता हुआ दिखाई देगा, और क्लियरली उसके बेनिफिशरीज कई सारी ऑटो एंसिलरीज और एग्जिस्टिंग ऑटो कंपनियां भी रहेंगी। अमित, कंजम्पशन थीम में आप देखिएगा पूरा FMCG पैक, स्पेशली आपके HUL जैसे काउंटर्स जो ग्रामीण इलाकों में पिकअप नहीं था, इसीलिए ज़्यादा चले नहीं। मास कंजम्पशन आइटम्स में थोड़ा सा फीकापन देखने को मिला था वॉल्यूम्स में। क्या प्री इलेक्शन या इलेक्शन के आसपास ये कुछ पिकअप बढ़ने के आसार हैं इधर, या फिर ये थीम रहेगी जो शायद इस साल के फर्स्ट हाफ में भी थोड़ी सी फीकी ही रहने वाली है? तो आई थिंक कुछ ट्रैक्शन डेफिनेटली आ सकता है। देखिए, मार्केट अभी इन लेवल्स पर है जहां जो अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स हैं, आपको वहां पर कुछ मूव आते हुए दिख सकते हैं अगले महीनों में। तो उसमें FMCG कंपनीज भी हो सकती हैं। इनफैक्ट हमने कोलगेट के अंदर पोजीशंस ली थी अपने फंड में, हमारा AS इक्विटी पोर्टफोलियो में, जब कोलगेट 1900 के आसपास था। और हमारा रीजन यही था कि कोलगेट अगर आप देखें तो इसका जो मार्केट शेयर डिक्लाइन हुआ था बिकॉज ऑफ पतंजलि एंड ऑल, तो वो एक लिमिट तक गिरा और उसके बाद मार्केट शेयर गिरना रुक गया। तो 50% के पास मार्केट शेयर स्टेबलाइज हो गया, पिछले क्वार्टर से हम लगातार देख रहे हैं, और कंपनी प्रीमियमाइजेशन की तरफ जा रही है। जो नए प्रोडक्ट्स हैं उसका ट्रैक्शन बहुत अच्छा है, और मेरे ख्याल से उसका रिजल्ट आप परफॉर्मेंस में भी देख रहे हो। वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक है FMCG में ओवरऑल कैटेगरी के अंदर जो रिसेंटली हमने देखा है। तो ऐसे स्टॉक आइडियाज देखने पड़ेंगे। रूरल एरिया का डिस्ट्रेस अभी तक पूरी तरह सॉल्व नहीं हुआ है, तो जो कंपनीज बहुत प्रीमियम प्रोडक्ट्स और हायर मार्जिन्स की तरफ पुश कर रही थी वो एक्चुअली नहीं हो रहा है, और इसका खामियाजा HUL को देखना पड़ा है। तो मेरे ख्याल से ट्रैक्टर्स, अगर आप ट्रैक्टर स्पेस देखिए तो ट्रैक्टर्स के अंदर हो सकता है कि वन ऑफ डिक्लाइन आए, बट ट्रैक्टर एक ऐसा स्पेस है जो बिजनेस लाइन से लिंक है रूरल एरिया के, तो वो एक स्पेस आई थिंक ग्रो करता रहेगा, क्योंकि डिस्क्रिशनरी एक्सपेंडिचर वो अपनी कम कर सकते हैं लेकिन बिजनेस लाइन पर इंपैक्ट नहीं आता। उस लिहाज से मेरे ख्याल से महिंद्रा है जो ट्रैक्टर स्पेस में है वो एक अच्छा गेन आगे करता हुआ रहेगा और हमारे पोर्टफोलियो का पार्ट भी। ओके अमित जी, एक स्पेस जिसमें विदाउट एनी टर्बुलेंस और एक स्टेबिलिटी के साथ पैसा बना, और स्पेशली ये ट्रेडर्स का नहीं, ये इन्वेस्टर्स के ग्रुप हैं, वो है हॉस्पिटल स्टॉक्स। डायग्नोस्टिक में तो एक पुलबैक था पोस्ट रिपोर्टेड लास्ट अर्निंग्स के बाद, लेकिन वो एक सीरियस पुलबैक में कन्वर्ट नहीं हो पाया। बट हॉस्पिटल स्टॉक्स में चाहे वो अपोलो हो, चाहे वो फोर्टिस हो, चाहे वो ग्लोबल हेल्थ हो, पैसा बना, और इनकी मौजूदगी डेरिवेटिव्स में भी है और कैश में भी है। आप लोग के प्रिफर्ड कौन से स्क्रिप्ट्स हैं इसमें? मेरे ख्याल से देखिए, हॉस्पिटल्स में अभी थोड़ा वैल्यूएशंस डेफिनेटली थोड़े स्टीप हो गए हैं, क्योंकि अगर आप पहले देखिए तो 18 टाइम्स EV/EBITDA पे हॉस्पिटल चलते थे। फिर मणिपाल का डील हुआ जो 24 टाइम्स पर हुआ, और उसके बाद आपने और भी हॉस्पिटल्स को के IPO आते हुए मार्केट में देखे, क्योंकि एकदम से वैल्यूएशन सर्ज हुए तो उसका फायदा काफी अनलिस्टेड कंपनीज लेना चाहती हैं, जो हमने देखा। तो मेरे ख्याल से नंबर ऑफ प्लेयर्स थोड़े से बढ़ रहे हैं इस सेगमेंट में, लिस्टेड स्पेस में। और बट यस, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज का बहुत बड़ा बेनिफिशियरी है लीडर अपोलो हॉस्पिटल। मेरे ख्याल से आगे भी रहेगा इस कैटेगरी के अंदर। और जो ओवरऑल जो हम हाई एंड हॉस्पिटल्स की बात करते हैं, क्योंकि हाई एंड डिस्क्रिशनरी एक्सपेंडिचर इंडिया में बढ़ रहा है, तो अगर हम हॉस्पिटल्स के एंगल से भी देखें तो जो नंबर ऑफ बेड्स हैं जो इन्होंने एक्सपेंशन किया, और उसके बाद जो इनकी रेवेन्यू है पर ऑपरेटिंग बेड वो भी इंप्रूव हुई है।
तो उसके साथ ऑक्यूपेंसी और रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड को देखते हुए आई थिंक अपोलो हॉस्पिटल रिमेन्स द टॉप बेड। बट मेरे ख्याल से थोड़ा समय रुकना चाहिए क्योंकि वैल्यूएशन थोड़े स्टीप हैं, हो सकता है थोड़ा टाइम करेक्शन हो, उसके बाद ये स्टॉक्स परफॉर्म करना स्टार्ट करें। अमित गुप्ता, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। विश यू गुड लक फॉर 2024। या आपके भी सारे दर्शकों को और CNBC आवाज की पूरी टीम को हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद नए साल का, और आपके लिए बहुत शुभ हो नया साल और अच्छा ट्रेडिंग वर्ष भी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद तो यही है कि बस शानदार ट्रेडिंग वर्ष रहे 2024 का। लेकिन जैसे जैसे हम 2023 को वाइंड डाउन कर रहे हैं, डीलिंग रूम में किस तरह की चर्चा है, कितने लोग इनफैक्ट डीलिंग रूम में हैं, वो भी एक अलग सवाल होना चाहिए। और किन स्टॉक्स की सबसे ज्यादा हरकत हुई है, एक तो गेल है। आई एम श्योर गेल पर लोग, क्योंकि आज एक बड़ी ब्रोकरेज रिपोर्ट भी आई यतिन, और स्टॉक आज भी देखिए अच्छी खासी तेजी में, मुझे याद है आई थिंक पिछले हफ्ते 8% के गेन्स इंट्राडे में एक दिन दिखाए थे। बिल्कुल, और देखिए इतने बड़े रनअप के बाद भी ब्रोकरेजेस बुलिश हैं गेल के स्टॉक पे। अगर हम गेल की बात करें तो मोतीलाल ओसवाल ने आज एक रिपोर्ट निकाली है, गेल पे टारगेट 195 का है, और इनको लगता है कि कंपनी की जो फ्री कैश फ्लो पोजीशन है वो अगले 2 सालों में बहुत मजबूत होने वाली है, जिसके कारण एक री रेटिंग पॉसिबल है। अगर आपको याद है FY23 में कंपनी का कैश फ्लो नेगेटिव 4,500 था, और FY26 में मोतीलाल ओसवाल को लगता है कि ये जो कैश फ्लो है ये 4,500 करोड़ पॉजिटिव हो जाएगा। तो एक बड़ा कैश फ्लो आपको दिखाई पड़ेगा गेल के लिए, जिसके कारण डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन भी इंप्रूव हो सकता है गेल के लिए। इसके अलावा डिमांड भी इंप्रूव हो रही है, और रिटर्न ऑन इक्विटी जो अभी 9.5% के लेवल के आसपास है वो इंप्रूव होकर 15% के पार चली जाएगी आगे जाके। तो वैल्यूएशन के लिहाज से और अर्निंग्स के लिहाज से डीलिंग रूम्स को भी गेल पसंद आ रहा है। इनफैक्ट डीलर्स को लगता है यहाँ BTST का आप ट्रेड भी ले सकते हैं 165 से लेके 166 रुपए के टारगेट के लिए। आज अगर हम जैन सीरीज की बात करें तो फ्रेश बाइंग तो हो ही रही है, ओपन इंटरेस्ट में भी लगभग 4% का मूव आता हुआ दिखाई पड़ा है। तो अच्छी खासी एक्यूमुलेशन यहाँ HNI डेस्क पे आपको गेल में आती हुई दिखाई पड़ रही है, और ब्रोकरेजेस का ऑब्वियसली जैसे कि मैंने पहले बताया फोकस है। दूसरे जो स्टॉक्स हैं सीमेंट पैक में, उस पर भी नजर रखिए, खास करके ACC अंबुजा। डीलर्स को लगता है जनवरी सीरीज में अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं, 4 से 5% के यहाँ मूव आ सकते हैं। इनफैक्ट डीलर्स को लगता है कि यहाँ से ACC में 100-150 रुपए की, और अंबुजा में भी लगभग 40-50 रुपए का अपमूव जैन फेब सीरीज में आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए ACC और अंबुजा डीलर्स रेकमेंड कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स को। ACC अंबुजा पर नजरें हैं, ऑफ कोर्स गेल जैसे ट्रेड्स पर भी नजरें हैं डीलर्स की। बहुत बहुत शुक्रिया यतिन की आखिरी लिंक 2023 की, और फिर 2024 में सुबह में मुलाकात होगी उनसे। चलिए BTST या STBT क्या ट्रेड है वो लेकर आते हैं। बताइए अमित, आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी मेरा ट्रेड रहेगा TVS मोटर्स। TVS मोटर करंटली ट्रेड कर रहा है 2025 पे, स्टॉप लॉस रहेगा 1% का 2000 का, टारगेट्स रहेंगे 2075 पे। ओके, आपका TVS मोटर्स आप कैरी कर रहे हैं। आज के सबसे स्ट्रॉन्ग अगर आप देखें तो जो जोन था मार्केट का ऑटो, उसको पिक करते हुए। मानस, आप क्या पिक कर रहे हैं? देखिए टोरेंट फार्मा को लेके जाएंगे। टोरेंट फार्मा में कंसोलिडेशन 2 दिनों से देखने को मिल रहा था, लेकिन क्योंकि ट्रेंड पॉजिटिव है, हाई टॉप हायर बॉटम बन रहे थे, और आज एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है, इसलिए 2280 के स्टॉप लॉस से टोरेंट फार्मा में खरीदारी करनी है, और 2360 के आपको टारगेट सेट करने हैं। ओके, टोरेंट फार्मा, 2 स्पेस स्टॉक्स आ चुके हैं, ऑटो और फार्मा। और कविता जी, आप क्या ट्रेड कैरी करेंगी मंडे मॉर्निंग के लिए? या वीरेंद्र जी, सो ये लिटिल पोजिशनल सेटअप भी अच्छा है काउंटर का, और एज BTST भी लेकर जा सकते हैं, दैट इज LIC हाउसिंग फाइनेंस। अपने अपवर्ड स्लोपिंग चैनल के ब्रेकआउट के बाद दोबारा काउंटर अपने 38% रिट्रेसमेंट से एक अपसाइड मूव दे रहा है। सो यहाँ मुझे लगता है 536 के लेवल्स पर एज ऑफ नाउ है, 545 550 के प्राइस टारगेट के लिए एज BTST लेकर जा सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 529 का। ओके, तो LIC हाउसिंग फाइनेंस पर एक ट्रेड। गाबा साहब, आपका ट्रेड रहेगा यूनाइटेड स्पिरिट्स। बिल्कुल आज 1116 है, और सबसे पहले मैं डिस्क्लोज कर दूं ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में है, और मुझे लगता है यहाँ से 1150 तक जाना चाहिए। स्टॉप होगा 1100 जोन्स, 1-2 दिन लग सकते हैं उसके लिए। यस, यूनाइटेड स्पिरिट्स बाय जोन 1100 के लेवल्स के लिए तैयारी यहाँ पर तेजी की बनती हुई, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी। राजेश जी, आपने कुछ आइडेंटिफाई किया हुआ है क्या ट्रेड, कुछ ट्रेड जो आज लेकर जाना चाहेंगे अगले हफ्ते के लिए?
हर्षिता जी, अगले हफ्ते के लिए या अगले साल के लिए हमारी हाँ, मुलाकात होगी? अगले साल मिलेंगे राजेश जी। ट्रेड क्या कैरी करेंगे? जहां तक स्टॉक की बात है, IEX के साथ जाना चाहूंगा। पावर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, शानदार कंपनी होने के बावजूद भारी गिरावट झेली इसने डीकपलिंग वाली न्यूज की वजह से, लेकिन जुलाई सितंबर के नतीजे बहुत शानदार आए। बॉटम लाइन में 21% की बढ़त थी, रेवेन्यू में 14% की बढ़त थी, पूरे क्वार्टर में वॉल्यूम ग्रोथ 15% की आई थी और नवंबर की वॉल्यूम ग्रोथ 17% की आई है। पूरे देश में पावर की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। कंपनी के बहुत सारे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं जो कि ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी देते हैं, और जो लॉन्ग ड्यूरेशन कॉन्ट्रैक्ट पहले 3 महीने के हुए करते थे, अब कंपनी उसको 11 महीने तक की करने की बात कर रही है। अगर आप पावर मार्केट की बात करो तो पहले 4% था कंजम्पशन का, जो कि धीरे धीरे अब 7% हुआ है, और सरकार का ये टारगेट है कंपनी के साथ कि 25% के आसपास पावर मार्केट जो है वो डेवलप हो जाएगा। तो ये कितनी बड़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी यहाँ आने वाले सालों में दिख रही है। मुझे लगता है मध्यम अवधि के लिए 190 के टारगेट रखने चाहिए और यहाँ खरीदारी करनी चाहिए। कि खरीदारी का एक मौका IEX में, ये आपके लिए अगले साल वाला ट्रेड, सोमवार तक का ट्रेड जो कैरी कर सकते हैं। अच्छा, क्योंकि 2024 में कहाँ पैसा लगाना है, किधर इन्वेस्टमेंट आता हुआ बढ़ता हुआ दिखाई देगा, इस पर काफ़ी चर्चा हुई है। इनफैक्ट हमने एक चर्चा ऐसी ही कुछ फंड मैनेजर्स के साथ कराई थी, और 2024 में राधिका गुप्ता, ईडलवाइज AMC की MD, कहती हैं कि न्यू टेक कंपनियों में निवेश के बढ़िया मौके होंगे, उस पर उनकी नजरें हैं। आई थिंक मेक इन इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम है। चाहे आप छोटी छोटी कंपनीज देखें जो ऐसे शो पे आती हैं, एंटरप्रेन्योर्स देखें, हिंदुस्तान में बनाने का पहले हम एक सर्विसेज ड्रिवन इकोनॉमी होते थे। बहुत सालों तक हम एक सर्विसेज ड्रिवन इकोनॉमी होते थे, और सर्विसेज में इंडिया की एक्सपर्टीज भी रही है। लेकिन मेक इन इंडिया छोटे से छोटे बिजनेस से लेके बड़े से बड़े इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज बिजनेस में मेरे हिसाब से एक मल्टी डेकेडल थीम रहेगी। ये हमारे फंड्स में भी हम 3-4 साल से आई थिंक ओवरवेट हैं इस थीम पे, और मेरे हिसाब से वो कंटिन्यू होगा। जहां तक टेक्नोलॉजी की बात है, आई थिंक इंडियन IT का एक एवोल्यूशन हुआ है फ्रॉम बेसिक BPO एंड आउटसोर्सिंग टू हार्डवेयर, और इवन अब आप देख रहे हैं एनालिटिक्स एंड AI में काम हो रहा है। मुझे लगता है अगले साल शायद टेक्नोलॉजी एज अ सेक्टर, जहां लिस्टेड मार्केट्स देखें, वहां एक आपको टर्न अराउंड दिखेगा, क्योंकि वो एक ऐसा सेक्टर है जहां वैल्यूएशंस अभी उतनी नहीं भागी हैं। टेक्नोलॉजी 2023 में उतना नहीं कंट्रीब्यूट किया है, तो हम अपने फंड्स में वहां थोड़ा सा ओवरवेट हैं। तो टेक स्टॉक्स, न्यू एज टेक स्टॉक्स, उनमें आप नाम तो जानते ही हैं, जोमेटो है, आपका पेटीएम है, लिस्ट लंबी है, और इनफैक्ट 2024 वाले साल में लिस्ट और भी लंबी हो जाएगी, क्योंकि कई सारी टेक बेस्ड कंपनियां अब IPO के आवेदन दे चुकी हैं, DRHPs फाइल हो चुके हैं। चलिए, अब 2024 की हम बात कर रहे हैं, तो 2023 का आखिरी खिलाड़ी नंबर 1 का विजेता कौन बना है वो भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। एक शानदार मुकाबला रहा इस हफ्ते, अच्छी तेजी अक्रॉस द बोर्ड मार्केट में देखने को मिली, और रिटर्न्स के लिहाज से, क्योंकि हमारे तीनों ही जानकारों ने बहुत ही बढ़िया कॉल्स दिए थे। ये देखिए, कांटे की टक्कर, और समित चौहान दूसरे स्थान पर, लेकिन पहले स्थान पर पंकज जानदड़ 13.26% के रिटर्न्स इनके, 7.5% के रिटर्न्स रूपक के मिले, लेकिन तीनों ने बहुत ही बढ़िया ट्रेड्स पूरे हफ्ते हमें दिए हैं, और ऑफ कोर्स मार्केट भी मेहरबान था अपनी तेजी की पोजीशंस के साथ। तो कांग्रेचुलेशंस पंकज, 2023 का फाइनल हफ्ता और आप बने हैं खिलाड़ी नंबर 1। अगले साल या अगले हफ्ते तैयारी क्या है? गुड आफ्टरनून हर्षिता जी, एंड थैंक्स फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। देखिए, जहां तक अगले साल और अगले हफ्ते का सवाल है, तेजी बरकरार रहनी चाहिए, और मुझे लगता है कि लार्ज कैप के अंदर पूरे साल में काफी लंबा तेजी देखने मिल सकता है। आने वाले समय के अंदर इवेंट्स भी बहुत बड़े बड़े हैं, कि इलेक्शंस हैं, जनरल इलेक्शंस, और जिस तरीके का माहौल अभी बना हुआ है, तो लगता तो यही है कि तेजी और भी ज्यादा बरकरार रहेगी। चुनिंदा स्टॉक्स के अंदर भी और इंडेक्स के लिहाज से भी बहुत शानदार साल गुजरने वाला है। जो ट्रेड्स आपने इस हफ्ते मेंशन किए थे, मजगांव डॉक, GMR एयरपोर्ट, शारदा क्रॉपकेम, अच्छे रिटर्न्स आपको कमाकर दे चुके हैं। इनमें से कोई जो आप कैरी करना चाहेंगे?
जी हर्षिता जी, देखिए GMR एयरपोर्ट्स में काफी तगड़ा कन्विक्शन लग रहा है और ये पोर्टफोलियो का हिस्सा जरूर होना चाहिए। तो ये स्टॉक डेरिवेटिव में भी है, तो बढ़ने के लिए थोड़े लिमिटेशंस आते हैं इसमें, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आने वाले एक महीने के लिए अगर आप लोग देखते हैं इसमें, तो 95 से 110 तक की इसके अंदर लेवल्स देखने मिल सकती है। ओके, तो GMR एयरपोर्ट टू बी वॉच्ड। ऑल द बेस्ट पंकज जी, हैव अ गुड 2024 एज वेल। आपसे जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू और आपको भी नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया और धन्यवाद हमारे लिए समय निकालने के लिए और पूरा हफ्ता हमारे साथ बिताने के लिए। खिलाड़ी नंबर 1 के विजेता पंकज रांदर 13.426% के रिटर्न्स। इनफैक्ट आप तीनों के रिटर्न्स मिलाकर देखेंगे ना तो आसानी से आपको करीब 30-35% के रिटर्न्स स्क्रीन पर ही बनते दिखाई दे रहे हैं। चलिए, अब ये बात हुई इनफैक्ट खिलाड़ी नंबर 1 की। मार्केट पर वापस लौटे तो वीरू एक डिसेंट रिकवरी और मिड कैप इंडेक्स तो बहुत ही इंट्रीगिंग रहा। मुझे लगा ये थोड़ा सा फिसड्डी हो जाएगा बाय द ईयर एंड, लेकिन 350 पॉइंट की तेजी पर मिड कैप्स जाकर टिक रहे हैं आज। हर्षिता देखिए, दो ही चीज़ थी जैसे आप और मैं सुबह डिस्कस कर रहे थे ना। पोजिशनली लॉन्ग रहेंगे हम। अपने स्टॉप लॉस सुबह मॉर्निंग कॉल में कह रहे थे ना कि आपको शफल करके 21,550 या 21,490 पे रखने निफ्टी पे। वो केस अभी भी है हर्षिता। और मैं एक और बात कहूँ, एज ए डे ट्रेडर हमने क्या बात की थी सुबह कि हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है। आइदर थ्रेशहोल्ड पॉइंट्स वो पार हो जाएं, दैट वाज 813, वो पार नहीं हुआ, वो केस ही नहीं था आज। दूसरा केस था कि हमें बेस मिले, दैट वाज 680 एंड 644, एग्जैक्टली उसके बीच में गया और वहाँ से पुल बैक लिया। पूरे दिन आपको 2 या 3 करीब पुल बैक मिले हैं और बैंक निफ्टी भी वही कर रहा है हर्षिता। 48,500 अब एक डिफिकल्ट जोन है, हमें बार बार 48,200 48,100 के क्लस्टर को बाय करना पड़ेगा। एज आज भी हर्षिता डे ट्रेडर को स्विंग भरपूर मिले, बदस्तूर कि आपने एक डे ट्रेडर के तौर पे काम किया हो। पोजिशनली हर्षिता मेरा लॉन्ग्स को अनवाइंड करने का अभी कोई मतलब मंशा नहीं है। एक बार फिर से कहूंगा, टिल द टाइम वी वॉलेट 47,840 द 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जोन, वो जब तक नहीं टूटता। और दूसरी तरफ निफ्टी में 21,550 21,490 मंथली कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आज कमेंसमेंट हुआ है, जिसमें हम ट्रेड कर रहे हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट का सबसे बड़ा पुट राइटर्स का जोन। एक अच्छा डिसेंट क्लोज है और जो सूरत हाल था, लेकिन आज टाटा ग्रुप के समूह के स्टॉक्स, टाटा मोटर्स को एक बार स्क्रीन पे लेके आइएगा। कीर्तिमान स्थापित किया जनाब इस स्टॉक ने। सुमित ने जो कुछ बताया था और जिन ट्रिगर्स के सूरत हाल मतलब मद्देनजर स्टॉक्स में मूव आया, हालांकि आखिरी में थोड़ा सा रिट्रेस हुआ, बट 777 आपकी स्क्रीन पे ये वो स्टॉक है जो कि इस साल दोगुना हो गया। शानदार मूव। और अगर आप कुछ स्टॉक्स को देखें जिन्होंने अच्छा खासा मूव दिया, वो था टाटा कंज्यूमर। हायर लेवल से ये भी रिट्रेस हुआ बट एक बहुत अच्छे क्लोज की तरफ बढ़ता हुआ आपकी स्क्रीन पे आएगा। और आज जिस इंडेक्स ने एक बहुत मूव बड़ा अच्छा लिया वो था निफ्टी FMCG। जरा प्लीज स्क्रीन पे लेके आइएगा। 56,973 ये अपने करियर के सबसे हाईएस्ट लेवल पे, और आप यकीन मानिए 2 सेशंस में ये 55,816 से 56,980, तो एक गजब का स्विंग दिया। तो पॉसिबली ये इस कैलेंडर वर्ष 2023 की आखिरी चर्चा थी। अब चलते हैं इस साल की आखिरी क्लोजिंग को देखने के लिए बड़ी वॉल पे बदस्तूर हर्षिता के पास। हर्षिता, ओवर टू यू। हाँ, तो क्लियरली एक अस्टाउंडिंग साल रहा है। एक बार निफ्टी का ईयरली चार्ट दिखा दीजिए, निफ्टी और निफ्टी बैंक का, क्योंकि ये 8वां साल मेरे ख्याल में जहां पर लगातार पॉजिटिव रिटर्न्स पर हम क्लोज दिखा रहे हैं। आज भले ही 40 पॉइंट नीचे, लेकिन साल का चार्ट देखेंगे ना तो आप खुश रहेंगे, क्योंकि 19.5% के रिटर्न्स आई बेग योर पार्डन निफ्टी ने कमा कर दिए हैं। और निफ्टी बैंक ने भी आपको जोरदार तेजी दिखाई है 11% तक की, और ज्यादातर तेजी वो दिसंबर के महीने के नाम थी जहां पर 8% से ज्यादा के गेन्स ऑफ कोर्स इंडेक्स ने बनाए। मिड कैप स्मॉल कैप्स के लिए एक आउट परफॉर्मिंग साल रहा है ये। 334 अंकों की बढ़त पर जाकर मिड कैप इंडेक्स आज क्लोज दिखाएगा। इस साल करीब 47% का इजाफा। फटाफट से आपकी स्क्रीन पर वो स्मॉल कैप इंडेक्स भी आ जाएगा, क्योंकि वहां पर भी हमने देखा 56% तक के रिटर्न्स। तो एक बढ़िया साल उभर कर आया 2023, एकदम मार्केट के लिए धमाकेदार साल रहा है, बहुत ही शानदार रिटर्न्स। आज की क्लोज थोड़ी सी शान जरूर है, 201 अंकों की गिरावट निफ्टी बैंक में। निफ्टी भी करीब 46 अंकों की गिरावट पर रहा है। निफ्टी आईटी में हल्का हल्का करेक्शन देखने को मिला है, लेकिन आज का बड़ा आउट परफॉर्मर, पूरे साल का जो आउट परफॉर्मर था वो मिड कैप स्टॉक्स थे, जहां पर आज फिर करीब 300 पॉइंट तक की बढ़त देखने को मिली है। इसीलिए एडवांस डिक्लाइन रेशियो बेहद पॉजिटिव आज के ट्रेड में। कुछ स्टॉक्स जो आज घूम कर चले हैं, अच्छे चले हैं,
टाटा मोटर्स, टाटा कंज्यूमर जैसे काउंटर्स यहाँ पर बहुत तगड़े गेंस बनते दिखाई दिए हैं, आउट परफॉर्मर्स रहे हैं आज ये। इनफैक्ट टाटा स्टील में भी हम देख रहे थे थोड़ी बहुत तेजी की पोजीशंस बनती हुई दिखाई दी थी, तो ये पूरा पॉकेट था जहां पर हमने देखा अच्छी खासी वृद्धि, अच्छी खासी गेंस पर कारोबार जाकर टिक रहा है। वायदे बाजार वाले साइड पर हमने देखा जीएमआर, एयरपोर्ट जैसे काउंटर्स, ऑफकोर्स सरप्राइजिंगली इंडसइंड, वोडाफोन आइडिया भी आज के आउट परफॉर्मर्स रहे हैं। तो ये कुछ स्टॉक्स जहां पर हमने देखा है आउट परफॉर्मेंस क्लियरली टिकता हुआ, बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। आज कुछ मुनाफा वसूली के अंश देखने को मिले हैं। बैंकिंग साइड पर एसबीआई, कोटक, एक्सिस, आईसीआईसीआई बैंक थोड़े से बैकफुट पर जरूर रहे हैं। ये कुछ वीकर विकेट्स रही थी इस मार्केट की आज के दिन, लेकिन कुल मिलाकर ये साल शानदार रहा है। हम जाकर क्लोज दिखा रहे हैं 21,726 के लेवल्स पर, 52 पॉइंट नीचे, और निफ्टी बैंक 48,273 के आसपास जाकर टिकता हुआ दिखाई दिया है। ओवर द ईयर जो स्टॉक सबसे ज्यादा तेजी में रहे हैं उस पर अब आते हैं। तो 2-3 काउंटर्स, और क्योंकि मिड और स्मॉल कैप्स में सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिली है वो काउंटर्स आपको दिखाएंगे। एक थीम है रेलवे वाली, टीटागढ़ रेल सिस्टम्स देखिएगा, यहाँ पर ट्रिपल डिजिट गेंस देखने को मिले हैं। 300-350% के गेंस दरअसल टीटागढ़ रेल सिस्टम्स ने अपने नाम कर लिए, वो एक आउट परफॉर्मर रहा है इस हफ्ते। आईआरएफसी एक आउट परफॉर्मर रहा है इस पूरे साल, रादर नॉट इस हफ्ते, और एनएलसी जैसे काउंटर्स थे जहां पर हमने देखा इस साल काफी तगड़ी तेजी, काफी अच्छे गेंस बनते दिखाई दिए। लेकर आइएगा प्लीज वो काउंटर्स, ये देखिए 381% का इजाफा टीटागढ़ रेल सिस्टम्स ने, 200% की तेजी एनएलसी ने दिखाई है। दिग्गजों पर आते हैं, और दिग्गजों में ऑफकोर्स टाटा मोटर्स रहा है 101% के गेंस। ये इकलौता काउंटर है इंडेक्स में जो डबल हुआ है 2023 के साल में। इसी तरह बजाज ऑटो ने भी रफ्तार पकड़ी थी, इसका भी गियर थोड़ा सा चढ़ता हुआ दिखाई दिया था। ये स्टॉक 90% के रिटर्न्स देकर गया आपको। L&T में हमने देखा एक अच्छा खासा फ्लेवर तेजी का बना, और इधर भी करीब 66 से 70% की बढ़त देखने को मिली है 2023 वाले साल में। और आप कोल इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकते, ये PSUs का साल रहा है। आपने जब भी ट्रेड लिया हो, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, कोल इंडिया, कई सारे सरकारी कंपनियों के नाम आपने सुने होंगे, और ये कुछ काउंटर्स हैं जहां पर हमने देखा है अच्छी खासी तेजी, डबल डिजिट गेंस बनते दिखाई दिए हैं। लगे हाथ एक बार हाल, मजगांव, डॉक जैसे स्टॉक्स भी दिखा दीजिएगा डायरेक्टर साहब, क्योंकि वो भी परफॉर्मर्स रहे हैं इस 2023 वाले साल में। देखिए हाल करीब 123% तक के गेंस दिखाने में कामयाब, और लगभग मजगांव में तो 190% तक के गेंस बनते दिखाई दिए। तो एक बढ़िया साल उन सभी निवेशकों के लिए जिन्होंने ये PSU काउंटर्स पर भी एक दाव खेला, तेजी की पोजीशंस रखी। लेकिन पिछले 8 सालों में क्या ट्रैजेक्टरी रही है, और आज हम फाइनल क्लोज इंडेक्स का कहा कर रहे हैं वो भी आपको दिखा देते हैं। रन रेट काफी शानदार रहा है, तेजी ही देखने को मिली है पिछले 8 सालों में। ये सिलसिला पॉजिटिव गेंस का ऑफकोर्स 2016 में शुरू हुआ, 2017 का एक बहुत बड़ी तेजी वाला साल साबित हुआ था, 28.5%, nearly 29% के गेंस, और उसके बाद वो डबल डिजिट गेंस हमने 2019, 2020 और 2021 में देखे। 2 एबरेशंस थे ऑफकोर्स 2022 और 2018 जहां पर सिंगल डिजिट गेंस देखने को मिले। लेकिन इसी रन रेट पर 2023 के साल को हम लगभग 20% के रिटर्न्स पर जाकर छोड़ रहे हैं। तो एक बढ़िया साल इक्विटी मार्केट्स के लिए, बहुत बढ़िया गेंस, मिड कैप्स सब ने आउट परफॉर्म किया है। तो इसी नोट पर इनफैक्ट हम 2023 के साल को अलविदा कहेंगे, एंड होपफुली यही रन रेट फिर 2024 में भी बरकरार रहेगी। चलिए आपसे इजाजत ले उससे पहले आज सीधा सौदा का जो अपडेट है वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। कुछ आउट परफॉर्मर्स यहाँ पर भी आपको हर रोज हम आइडेंटिफाई करके देते हैं। आज नीरज ने फोकस रेलटेल, वीनस पाइप्स, जायडस वेलनेस, आजाद इंजीनियरिंग पर किया। सभी काउंटर्स में अच्छे गेंस देखने को मिले हैं। लेकर आइए यतिन के आउट परफॉर्मर्स भी। तो 2 मंदी वाले ट्रेड्स, HPCL और BPCL, जिस पर सुबह सवेरे हमने बात कर ली थी। फिर टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड जो आज के आउट परफॉर्मर्स थे 3-3% ऊपर, ये थे वो सबसे ज्यादा रिटर्न्स कमाने वाले काउंटर्स सीधा सौदा में। जी हाँ, तो दमदार रहा ये साल 2023, और इन्हीं उम्मीदों के साथ, इन्हीं कामनाओं के साथ कि ये आप लोगों का जो वीकेंड है जिसमें आपको नए साल का जश्न मनाना है बेहद शानदार हो, और सेफ रहिए, ये ज़रूरी है। सोमवार को फिर मुलाकात होगी आपसे 8 बजे, और मुनाफे की तैयारी में कुछ स्पेस हम लोगों ने अपने लिए जुटा लिया है, और उम्मीद यही करते हैं कि आपका नए साल का जश्न बेहद होगा शानदार। नए साल में होगी मुलाकात 2024 में। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, स्टे सेफ।